हाँ, आवाज आवाज एक बार चेक कर लीजिए। आवाज आ रही है बराबर? ओके, चलो। हेलो जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा गाइस, कैसे हो आप लोग? आई गेस एंड आई विश खुश हैं, अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। ओके जी, चलिए। तो कैसे हो सर? बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छे। सलोनी कुठारी, गुड इवनिंग सर। जय श्री कृष्ण बेटा, गुड इवनिंग। ओके, चलिए। तो बाकी की जनता थोड़ी देर में आने वाली है, तो अपन एक काम करते हैं कि एक 6 मिनट का रिवीजन मार देते हैं जो हमने कल पढ़ा था। और हमने कल मीटिंग स्टार्ट किया था। मीटिंग स्टार्ट किया तो उससे पहले सुने अगर, कि हमने बात किया था सेक्शन 96 के ऊपर। और 96 के अंदर हमने बात किया था कि साहब कंपनी की मीटिंग्स होती है ना, वो मीटिंग्स सेक्शन 96 में हमने जनरल एक डिस्कशन किया था कि साहब सेक्शन सॉरी मीटिंग्स होती हैं कंपनी की, तो जनरल मीटिंग होती है, उसी को शेयर होल्डर्स मीटिंग कहते हैं, मेंबर्स मीटिंग, ऐसे करके हम टाइम पास किए थे। और फिर हमने बात किया था कि कंपनी को जब भी डिसीजन लेना होता है, डिसीजन या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं या शेयर होल्डर्स लेते हैं, और शेयर होल्डर्स अपनी मीटिंग में लेते हैं, और वो हमारे सिलेबस में, और सिलेबस में स्टार्ट है सेक्शन 96 से। और 96 हमने बात किया था एनुअल जनरल मीटिंग, वो फर्स्ट एजीएम होता है। सब्सिक्वेंट हमने फर्स्ट को लेके चर्चा किया था कि साहब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो आपके कितने समय में हो जानी चाहिए? 9 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, फर्स्ट फाइनेंशियल क्लोजिंग के। और हमने सब्सिक्वेंट की बात की थी, तो 6 महीने में हो जानी चाहिए फाइनेंशियल क्लोजिंग से। लेकिन मैक्सिमम गैप दो मीटिंग्स के बीच में 15 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और और क्या बात किए थे? और बात किए थे कि साहब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एक्सटेंशन पावर्स होती हैं, और वो मैक्सिमम 3 महीने की होती है। बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ड्यू डेट तक एजीएम नहीं किया, फिर क्या होगा साहब? फिर पेनल प्रोविजंस होंगे। पेनल्टी कितनी होगी? 1 लाख रुपीज वन शॉट, और 5,000 रुपए का मीटर डाउन हो जाएगा प्रतिदिन। यानी कि पेनल्टी बहुत ज्यादा है। जब तक कि डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, 5,000 रुपए रोज का सीन कंपनी का चालू हो जाएगा। ओके। और हमने इसमें क्या बात, हमने फिर इसके बाद इसके कुछ केसेस देखे थे कि भाई अगर इतनी तारीख को ये वो सब मीटिंग हुई है, तो बताओ बच्चों, बताओ अगली मीटिंग कब होगी। उसके बाद फिर हम आए थे कि साहब एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस। हाँ, अब आते हैं आगे। अस्सलामुअलैकुम सलाम। ओके, दुआ सलाम चालू है जी। बस मैं इंतज़ार ही कर रहा था आप लोग का कि आप आ जाएं तो हम लोग आगे बढ़ें। ओके, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ बिना वक्त गवाए कि जितने लोगों ने इनिशियली आना था वो आ चुके हैं, बाकी लोग थोड़ा सा पीछे करके देख लेंगे। तो शैल वी स्टार्ट द क्लास नाउ? क्या हम सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं? बताइए ज़रा। यस सर, लेट्स स्टार्ट। ओके। अरे हैप्पी लैंड आपका देख के मेरे को एक चीज समझ में आया, अभी अभी मैसेज एकदम याद आया। कल जाते जाते आपने बोला था सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए ना, तो मैं आपको स्क्रॉल अप का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा अगर कुछ चीज आपको कल लिखने से रह गई थी तो। बराबर है क्या? चलो, ओके, स्टार्ट करते हैं हम। मीटिंग्स, हमने मीटिंग से स्टार्ट किया है। और मीटिंग्स में हमने बात किया था, एक एजीएम होता है, एक ईजीएम होता है। एजीएम, एजीएम के ऊपर लॉ ने कितने सेक्शन दे रखे हैं? उन्होंने बोला है देखो यार, एक तो सेक्शन 96 है जो आपको कल हमने पढ़ लिया है, फिर एक सेक्शन 97 हम बात करेंगे, फिर एक सेक्शन 100 हम बात करेंगे, 99 बात करेंगे। ठीक है। और ईजीएम के लिए क्या सेक्शन है? सेक्शन 100 है।
तो सेक्शन 98 में क्या है? 98 में कुछ तो अलग चीज है यार, समझते हैं। देखो मैं आपको साथ साथ आज नोट्स के दर्शन भी करवाता हूँ, क्योंकि अच्छा कितने लोगों ने जाके नोट्स में से पढ़ा था? तो आपने बोला था कि एजीएम एवरी कैलेंडर होनी चाहिए। जरा देखिए, देखो जरा कितने लोगों ने कल जाके नोट्स पढ़ा था? अरे कितने लोगों ने जाकर नोट्स को पढ़ा? देखो जरा, बताओ मुझे। जितने लोगों ने भी जाकर गो थ्रू किया, तो गो थ्रू करने के बाद पढ़ा था सर, पढ़ा था, बहुत बढ़िया। तो ये पढ़ने के बाद आपको 20 मिनट से ज्यादा लगे क्या? यस, आई डिड। बहुत बढ़िया, मैंने भी किया था, बहुत अच्छे, करना भी था। अब मुझे बताओ 20 मिनट से ज्यादा लगे थे क्या अपने को इसमें? नहीं लगे होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आई गेस हमारा डिस्कशन हमने जो किया था वो काफी ठीक तरीके से किया था। ओके, चलिए। सेक्शन 97, छोटी छोटी सी सेक्शन है, सिर्फ बात करेंगे और खत्म हो जाएगा। सेक्शन 96 एजीएम, उसके ऊपर हमने बहुत सारी चर्चा कर ली है। किसी बच्चे का कहना है कि साहब वो गूगल पे तो कुछ और बता रहा है, तो गूगल पे मत ध्यान दो बेटा। कॉर्पोरेट लॉ, अगर आपको किसी तरह का आपको लगता है ना कि यार इसका मैं प्रोविजन कहीं देखूं, तो आप बेयर एक्ट से देखो, ठीक है? गूगल पे कुछ भी कोई भी छोड़ देगा तो उसके पीछे हम जिम्मेदार नहीं है। ओके, अब सेक्शन 97, सेक्शन 97 कहता है कि अगर आपने एनुअल जनरल मीटिंग टाइमली नहीं की, अगर आपने एनुअल जनरल मीटिंग टाइमली नहीं की, इसका मतलब आपने सेक्शन 96 का उल्लंघन किया। अच्छा, हम क्लास में आ गए हैं, नोट्स कहाँ मिलेंगे बेटा? नोट्स इसी के उसी में है, आपके लिंक में है। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, नोट्स मिल जाएंगे। ये जो नोट्स अभी आप देख रहे हो, ये कल वाले सेशन के साथ अटैच किए थे, तो कल वाली लिंक में मिल जाएंगे आपको। और आज में कोरम वगैरह कुछ ऐड किए हैं, तो वो आज में मिल जाएंगे। अच्छा सुनो, अगर आपने समय पर एनुअल जनरल मीटिंग नहीं की है, तो ट्रिब्यूनल के पास कोई भी मेंबर जाके शिकायत करेगा कि सरकार सरकार देखो ना, उन्होंने तो एनुअल जनरल मीटिंग करी नहीं। तो ट्रिब्यूनल बोलेगा अच्छा, तो ट्रिब्यूनल ऐसे आदेश पारित कर सकता है कि एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाए। कैसे की जाए? जैसे ट्रिब्यूनल कहेगा। कोरम कितनी होगी? जैसे ट्रिब्यूनल कहेगा। अगर ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि एक अकेला बंदा भी कोरम मान लिया जाएगा, तो फिर मान लिया जाएगा, दिमाग नहीं लगाया जाएगा। अब सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि कोरम क्या होता है? अक्षित बोलो भाई, कैलेंडर ये ही आ रहा है गूगल पर। किसी का मैसेज था कि गूगल पे फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, तो अपन ने बात किया था एनुअल जनरल मीटिंग हर कैलेंडर ईयर में होना चाहिए। तो किसी ने ऐसा डाउट अभी मारा था कि भाई गूगल पे जो है फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, तो आप अपना, अच्छा फिर दूसरे बच्चे ने चेक किया कि उस पे कैलेंडर ईयर ही आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर नहीं आ रहा है। तो अगर किसी तरह का कोई ऐसा डाउट है ना, तो उससे क्या है, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी लोग क्या है, आपके ये डाउट्स को पूछ कर देख कर ना, तो ये गूगल गूगल पे ट्रस्ट मतलब आप करो, लेकिन आप ज्यादा ट्रस्ट करो बेयर एक्ट पे जो कानून लिखा गया है, कंपनीज एक्ट 2013। किसी भी तरह का संशय होना तो वो डाउनलोड करके रखो, और फिर वहां से रेफर करो कि यार वहां भी यही है क्या, और वहां भी अगर चीज समझ में आएगी, तो फिर ऐसा मान के चलना कि जो चल रहा है वो ठीक है। अदरवाइज न सिर्फ आप कंफ्यूज होगे बेटा, बाकी लोग भी हो जाएंगे। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। वेरी गुड। कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग इज कॉल्ड कोरम। हम कोरम का सेक्शन जब पढ़ेंगे, तो वहां हम देखेंगे कि यार कितने लोग उपस्थित हों कि मीटिंग कर पाए, हम स्टार्ट कर पाए, तो उसे कोरम कहते हैं। तो कोरम उपस्थित होगी तो मीटिंग होगी। लेकिन जैसे मान लो कि उदाहरण के तौर पे मान लो कोरम है 15 लोगों का,
तो 15 लोग जब तक आएंगे नहीं मीटिंग नहीं होगी। लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग अगर आपने सेक्शन 96 को फॉलो नहीं किया तो ट्रिब्यूनल के पास शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन देंगे, ट्रिब्यूनल के पास शेयर होल्डर एप्लीकेशन देंगे, और शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन दिया तो ट्रिब्यूनल को अगर लगता है कि यार बात तो सही है, चलो मीटिंग बुलाओ, तो ट्रिब्यूनल जैसे चाहे वैसे निर्देश दे सकता है, एज ही डीम्स फिट, जैसा उसे उचित लगता है वैसे वो निर्देश दे सकता है, वैसे वो डायरेक्शंस दे सकता है टू टू कन्वीन अ मीटिंग। बराबर है। अच्छा, अब मीटिंग को कन्वीन करने के लिए उसने आदेश दे दिए। अब मान लो मीटिंग में एक ही बंदा आया, तो ट्रिब्यूनल ने कह दिया एक अकेला बंदा भी आया तो मैं कहता हूं वो कोरम है, तो फिर है, बात खत्म, फिर दिमाग नहीं लगाना। अगर सरकार आके कह देना, सरकार ने कहा कि यार कोरम इतनी चाहिए, अपन ने बोला ठीक है साहब कितनी चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, सरकार ने बोला चलो इतना चाहिए, अब हमें उतनी चाहिए, लेकिन सरकारी सबसे बड़ा अधिकारी है एमसीए, अरे बाप रे, ट्रिब्यूनल कहता है एक अकेला भी आया तो मैं तो मान लूंगा कि मीटिंग हो गई, कोरम बन गई, तो मीटिंग की सारी कार्यवाही वैलिड मानी जाएंगी, तो वैलिड मानी जाएंगी, बस इतनी सी बात करनी थी, सेक्शन 97 इज ओवर। 96 कह रहा था एजीएम 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 ऐसे करो, 97 कह रहा है नहीं हुई, ट्रिब्यूनल को शिकायत। अभी प्रैक्टिकली सोचो, नहीं हुई तो पेनल्टी लग तो रही थी सेक्शन 99 में, अरे वहां नहीं हुई थी 96 में तो पेनल्टी अपन लगा तो रहे थे सेक्शन 99 के अंदर। हाँ, लेकिन पेनल्टी 5,000 रुपए रोज लग रही है, और वो जितना भी खर्चा जा रहा है डायरेक्टर की जेब से जा रहा है क्या? नहीं, वो तो शेयर होल्डर्स का नुकसान है ना। तो कोई शेयर होल्डर उठ के ट्रिब्यूनल को जाएगा, अरे यार सर पेनल्टी पे पेनल्टी लगे जा रही है यार, मान नहीं रहे यार, मीटिंग बुलाओ यार आप यार। तो ट्रिब्यूनल को लगता है कि बात तो सही है, तो ट्रिब्यूनल को अगर उचित लगता है उससे उठाया और मीटिंग के लिए ऑर्डर दे दिया कि मीटिंग बुलाओ कंपनी, अब तो कंपनी को बुलानी पड़ेगी, और जो जो निर्देश, जो जो डायरेक्शंस ये ट्रिब्यूनल देगा उन डायरेक्शंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उन डायरेक्शंस में ये भी हो सकता है कि एक अकेला बंदा भी कोरम बना देगा, तो फिर उस पर दिमाग लगाना कर दो बंद। अगर इतना समझ में आता है तो सेक्शन 97 इज ओवर, खत्म। अच्छा सोचो, सेक्शन 97 के अंदर ट्रिब्यूनल ने बोला मीटिंग कॉल करो, उसने ऑर्डर दिया ट्रिब्यूनल ने, लेकिन कंपनी ने वो भी नहीं माना, तो क्या होगा? पैनल प्रोविजन, वही सेक्शन 99 वाले। इसके बाद आता है सेक्शन 98। सेक्शन 98, अगर किसी कारण से ऐसा लगता है कि ये इम्प्रैक्टिकेबल है, सेक्शन 98 पे आ रहा हूं, कि एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा कोई और मीटिंग, जब एजीएम के अलावा किसी और मीटिंग की बात करें तो उसे अपन क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सेक्शन 98 कहता है कि साहब एजीएम के अलावा किसी और मीटिंग को बुलाना अगर इम्प्रैक्टिकेबल है और ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि यार ये कंपनी में गड़बड़ियां बहुत चल रही हैं, तो वो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से, इसको क्या बोलते हैं अपन? सुओ मोटू। इसको क्या बोलते हैं अपन? सोजा मोटू नहीं, इसको बोलते हैं सुओ मोटू। देखो सेक्शन 98 क्या कह रहा है, अगर इम्प्रैक्टिकेबल है, मीटिंग कॉल करना, कौन सी मीटिंग? अदर देन, आप चाहें तो फोटो बना सकते हैं, अदर देन एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, तो क्या होगा? तो ट्रिब्यूनल, या तो अगर ट्रिब्यूनल को खुद से लगता है कि कंपनी की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं चल रहा, गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, अच्छी बात नहीं है, तो अगर उसको सुओ मोटो मीटिंग कॉल करेगा। वो क्या, अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि यार ऐसा ये सब चल रहा है, तो वो क्या करेगा? सुओ मोटो मीटिंग कॉल करेगा, यानी कि आदेश देगा। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल को खुद को नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी डायरेक्टर है कंपनी का या मेंबर है कंपनी का जिसके पास वोटिंग पावर्स हैं,
और वो जाके शिकायत करता है ट्रिब्यूनल को कि सरकार सरकार देखो ना, ये हमारी कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, हमें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस में लगी हुई है, और ये जो डायरेक्टर्स है ना, ये बाहुबली है, रमेश सुरेश, और हम जब भी ये क्या है, मेजोरिटी शेयर होल्डर्स तो ये भी है, और ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहे हैं कि बहुत नुकसान में बेच रहे हैं ये सामान, हम तो मर जाएंगे सर, हमारे शेयर का वैल्यू गिर के एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ट्रिब्यूनल ने बोला ऐसे कैसे होगा, देखो ना सर, हमारी कंपनी क्या करती है, कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है, और जो डायरेक्टर्स है उनकी एक पार्टनरशिप फर्म भी है, वो भी कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है गवर्नमेंट से, हम भी गवर्नमेंट से लेते हैं। तो हमारी कंपनी ऐसे डिसीजन लेती है कि टेंडर का रेट इतना हाई कर देते हैं कि कभी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिलता ही नहीं, और उसके सामने ये लोग खुद अपनी पार्टनरशिप फर्म में कॉन्ट्रैक्ट ले लेके चले जा रहे हैं, हमारे तो बड़ा नुकसान हो रहा है सर, भगवान के लिए मीटिंग कॉल कर दो। तो अब एनुअल जनरल मीटिंग तो पिछली हो चुकी है और अगली अगले साल होने वाली है, तो दो एजीएम के बीच में अगर किसी तरह का महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो क्या अगले साल तक इंतजार करेंगे एजीएम का, या कोई भी मीटिंग बुला के कर देंगे? अरे भाई, कोई भी मीटिंग बुला के कर देंगे, तो उस कोई भी मीटिंग को अपन क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, तो उसे क्या कहते हैं, ईजीएम कहते हैं। लेकिन जब ट्रिब्यूनल इसे कॉल करने वाला है तो ये सेक्शन 98 के अंदर कवर हो रहा है। अब ट्रिब्यूनल जब कॉल करेगा तो जो वो आदेश देगा उसका पालन करो, और इसके आदेश में ऐसा आदेश भी आ सकता है, मतलब अब ये कॉपी पेस्ट है सेक्शन 97 का, कि सिंगल पर्सन भी अगर मीटिंग में, सिंगल पर्सन अगर मीटिंग में उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, तो उसी को कोरम मान लिया जाएगा। सेक्शन 98 अगर इतना समझ में आता है, सेक्शन 98 इज ओवर। अगर इतना समझ में आता है तो सेक्शन 98 इज ओवर। क्लियर है क्या? चैट में यहां खोल लेता हूं, मुझे भी दिखेगा। कितने लोग को क्लियर है बॉस? 97 देखो, 96 AGM, 97 powers of tribunal to call AGM, कॉल तो नहीं होता, ऑर्डर देता है वो। 98 powers of tribunal to call other than AGM, यानी कि EGM। 99 सेक्शन 99 कहता है अगर आपने 96, 97, 98 का कॉन्ट्रावेंशन किया, भाई ट्रिब्यूनल के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हो तो पेनल्टियां वही हैं, वही जो सेक्शन 99 में है, 1 लाख रुपए वन शॉट प्लस 5,000 रुपए पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूअस, टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूअस। सेक्शन 99 इज ओवर। सर पहली बार लॉ पढ़ रहा होगा उसके लिए बैच सफिशिएंट रहेगा। सन्नी ठाकुर जी, पहली बार जो लॉ पढ़ रहा है उसके लिए बैच सफिशिएंट नहीं है, उसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर कल वाली स्पीड पे चलते तो सफिशिएंट रहता, क्योंकि कल मैं बड़ा एकदम डूब के ले रहा था, डूब के आज भी लूंगा बेटा, आप चक्कर में मत रहना कि भागूंगा, ठीक है? भागूंगा जहां भागना है, देखो भाग रहे हैं, तो मैं मान के चलूं 96 to 99 इज ओवर। ओके, अरे आप लोग चाहें तो फोटो बना लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब आते हैं अपन सेक्शन 100, अब आते हैं सेक्शन 100। कहां गया सेक्शन 100? क्या है बॉस? मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, अरे वाह बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। अब है सेक्शन 100, यहां लेता हूं नए नए उसमें ना, पेन थोड़ा मोटा कर लूं मैं, है ना, पेन यहां से मोटा, यहां से हो जाएगा। सेक्शन, अरे चलना ही बंद हो गया तो, हाँ सेक्शन 100,
एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा बॉस दिमाग, अपन थोड़ी सी मेहनत कर लें इसके ऊपर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन बुलाता है? तो हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन बुलाता है? हमेशा नहीं, इन जनरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन बुलाएगा? इन जनरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाता है। बहुत अच्छा, ओके, इन जनरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाते हैं। अब इसका अपन बनाते हैं एक छोटा सा फोटो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब कब बुलाएंगे? नंबर 1, ऑन, सबसे पहले सुओ मोटू, सुओ मोटू मतलब वॉलेंटरीली, and number 2 is on application of 1/10 voting rights मैं सब शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि पूरा यहां पे लिखूंगा दिक्कत जाएगा। देखो, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि यार हमें ये डिसीजन लेना है और शेयर होल्डर का रिजोल्यूशन पास होगा, मीटिंग बुला लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि यार हमें 10 स्पोर्ट को परचेस करना है, शेयर होल्डर का रिजोल्यूशन लगेगा, शेयर होल्डर का मीटिंग बुला लिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज की जरूरत है, शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुला लिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि यार बोनस इशू करना है, सॉरी, शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुला लिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि यार इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है, उसके साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ ऐसे मूव्स हैं, कुछ ऐसे रिजोल्यूशंस हैं जो पास करने हैं, तो शेयर होल्डर्स का मीटिंग। जब उनको लगता है, जब जरूरत महसूस हुई, उन्होंने मीटिंग बुला लिया। इसको क्या बोलेंगे? सुओ मोटू। सुओ मोटू टर्म थोड़ा सा पकड़ के चलना, क्योंकि इस पे मैं क्वेश्चन आगे समझना है, एक क्वेश्चन फंसने वाला है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या तो अपनी इच्छा से बुलाएंगे या फिर ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। तो अब सवाल ये आता है कि कोई भी शेयर होल्डर मुंह उठाए चला है, मीटिंग चाहिए, मीटिंग चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, तो कम से कम उसकी इतनी हैसियत तो हो। शेयर होल्डर गया कंपनी के पास, कंपनी डायरेक्टर्स के पास कि डायरेक्टर मीटिंग बुलाओ ना, तो डायरेक्टर बोलेगा बिल्कुल बुला देते हैं। कब बुलानी है? 21 दिन का वो नोटिस वोटिस का चक्कर होता है सर, उसके बाद बुला लो। ठीक है, आप एप्लीकेशन लिख के दे दो, हम बुला देते हैं, हम तैयार हैं, हम तो आपकी सेवा में बैठे हैं, असली मालिक तो आप हो। तो वो शेयर होल्डर ने चिट्ठी लिख के दिया कि मेरा नाम, मेरे पिता का नाम ये वो, और मेरे पास इतने शेयर्स हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेक करेगा। टोटल मान लो उदाहरण के तौर पे कंपनी ने 10 लाख शेयर्स इशू कर रखे हैं और इस बंदे के पास 1.5 लाख शेयर्स हैं। अगर 10 लाख शेयर, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 10 लाख है, और 1.5 लाख इस पर्टिकुलर बंदे के पास है जो पहुंचा है कंपनी के पास, उसका नाम है रमेश। तो रमेश की एक सिंगल एप्लीकेशन 10%, 1/10 वोटिंग राइट से ज्यादा है, 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा है। अगर हाँ, तो अकेला रमेश चिट्ठी लिखकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एप्लीकेशन दे सकता है। मीटिंग तो डायरेक्टर्स ही बुलाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 10% शेयर होल्डिंग है तो मीटिंग में कॉल कर सकता हूं, इस बात से बचना। मीटिंग कौन बुलाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बुलाएंगे। कुछ बच्चे फंसते हैं यहां, कुछ बच्चे यहां पर फंसते हैं। क्लियर है? अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास टाइम कितना है? तो लॉ ने बोला है कि भैया विद इन 21 डेज आप क्या करो, प्रोसीजर स्टार्ट कर दो, और 45 दिनों के अंदर अंदर आपको मीटिंग बुला ही लेनी है। स्टेप्स उठाओ। अरे यार ये पेंशन, स्टेप्स विद इन 20 डेज मीटिंग। शॉर्ट में लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख लीजिएगा, एक छोटा फोटो रहेगा, वन शॉट पकड़ में आएगा। 45 दिनों के अंदर इनको मीटिंग कर लेनी है।
मीटिंग हो, अच्छा उसके लिए क्या करेंगे ये लोग उनसे, जैसे रमेश ने चिट्ठी भेजी ना, तो ये लोग नोटिस फॉरवर्ड करेंगे शेयर, रमेश है उसके पास 50% शेयर है और उन्होंने बोला है कि यार मीटिंग बुलानी है। तो रमेश ने क्यों बुलाई सर मीटिंग? हाँ रुको, रमेश मीटिंग क्यों बुलाई? तो रमेश ने बताया सर ये और ये 5 रेजोल्यूशन पास करने हैं। हाँ सुनो, रमेश ने कहा मतलब जो बंदा भी रिक्विजिशनिस्ट होगा, जो बंदा भी एप्लीकेंट होगा, उसका जिम्मेदारी है, ऐसे नहीं कि मीटिंग चाहिए एप्लीकेशन दे दिया। क्यों चाहिए स्पष्ट बताना पड़ेगा। अगर उसने नहीं बताया कि एजेंडा क्या है, क्यों बुलाना चाहते हो, तो डायरेक्टर्स मीटिंग नहीं बुलाएंगे और कोई गलती भी नहीं मानी जाएगी डायरेक्टर्स की। क्यों? क्योंकि ऐसे तो कोई भी मुंह उठाए चले मीटिंग बुलाओ, और इतने लोग आके मीटिंग में इकट्ठा होंगे तो क्यों बुलाया साहब, हमें पहले ही बताना चाहिए था, बकवासी करनी थी, हम अपने काम छोड़कर आए। एजेंडा का मतलब तो यही होता है ना। मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी काम में लगा हुआ हूं, मुझे नोटिस आया कि मीटिंग में जाना है और मैं सारे काम धाम छोड़ के मीटिंग अटेंड करने चला गया। वहां जाके पता चला कि यार ये तो एकदम एकदम छोटे छोटे बेकार से काम के लिए बुला लिया। मुझे अगर पता होगा कि क्यों बुला रहे हैं तभी मैं जाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा? नोटिस के साथ में एजेंडा जाता है। एजेंडा मतलब मैटर्स टू बी डिस्कस इन अ मीटिंग इज कॉल्ड एजेंडा। एक लिस्ट होती है जिन मुद्दों को मीटिंग में डिस्कशन किया जाना है, उनके ऊपर रेजोल्यूशन पास किया जाना है, उसको अपन क्या बोलेंगे? एजेंडा बोलेंगे। तो एजेंडा वगैरह सब वो देगा ना कि भैया मीटिंग क्यों बुलाना चाहता है वो। लीगल शर्त क्या है, उसके पास 10% वोटिंग राइट्स हो अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी नहीं है, लेकिन अगर कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं तो पेड अप शेयर कैपिटल का 1/10 अगर उसके पास है तो वो एलिजिबल है। उस अकेले के पास नहीं है, 6 लोग के पास मिलकर है, तो भाई 6 लोग मिलकर एप्लीकेशन दे देंगे, सब लिखेंगे, अपना साइन करेंगे इकट्ठा करके और डायरेक्टर के पास पहुंचा देंगे। डायरेक्टर अकॉर्डिंगली क्या करेगा, विद इन 21 डेज वो इसकी कार्यवाही चालू कर देगा, मीटिंग स्टार्ट करने की प्रोसीजर स्टार्ट कर देगा, और 45 डेज के अंदर ये आपकी मीटिंग हो जानी चाहिए। अब सवाल है ये 21 दिन और 45 दिन की कैलकुलेशन कहां से शुरू होगी? जिस दिन एप्लीकेशन मिल गई, सीधी सी बात है। भाई डायरेक्टर एकदम सो रहा है, एकदम वो सोचेगा तो नहीं ना यार कि यार कोई तो मैं नोटिस भेज सकता है, जैसे ही उसके बाद नोटिस आया वहां से 21 दिन, तो 45 दिन, 21 दिन के बाद नहीं नहीं नहीं, जहां से नोटिस गया वहीं से 45 दिन। ये सारे जो 21 दिन, 45 दिन और अगले अगला स्टेप अपन पढ़ेंगे 3 महीना। तो ये जितनी भी कहानियां हैं कौन सी डेट से होगा? जिस तारीख को एप्लीकेशन, जिस तारीख को रिक्विजिशन डायरेक्टर्स के पास स्लैश, जिस तारीख को रिक्विजिशन डायरेक्टर्स के पास स्लैश कंपनी के पास पहुंच चुकी है, उस तारीख से ही 21 दिन की कैलकुलेशन होगी, उस तारीख से ही 45 दिन की कैलकुलेशन होगी। डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर क्या हुआ, डायरेक्टर्स को ऐसा लगा कि यार मीटिंग बुलाना खतरे से खाली नहीं है। क्या हुआ? डायरेक्टर्स को ऐसा लगा कि मीटिंग बुलाना खतरे से खाली नहीं है। मतलब सब कुछ उस 10% शेयर होल्डर्स जिन्होंने एप्लीकेशन दिया, सब कुछ वैलिड वैलिड बराबर सब कुछ किया, लेकिन मान लो मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, ध्यान से समझ, एक उदाहरण लेते हैं, और शेयर होल्डर्स ने मुझे एक चिट्ठी लिख के भेजी कि सर हमें एक ईजीएम बुलानी है। मैंने बोला बिल्कुल बुलाते जी, क्या करना है? कि सर आप ना हमें अच्छे नहीं लगते हो, आपके रिमूवल के लिए रेजोल्यूशन पास करना है, आप बड़े फ्रॉडिये हो। मैंने कहा यार भाई ऐसे क्या कर रहे हो, अच्छा हूं मैं। ना ना, आप मीटिंग बुलाओ, हमें मीटिंग के अंदर रिमूवल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर करना है। वो ऑडिटर है ना आपका, ऑडिटर जो आपने बिठा रखा है वो भी आपके हिसाब से चलता है, खाते आप बनाते हो और चेक उससे करवा लेते हो, और आपकी उससे सेटिंग है, पैसा तो हमारा लगा हुआ है ना। हमें उस ऑडिटर को भी रिमूव करना है सर आपके साथ साथ, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। मजा ही नहीं आ रहा है ऐसे, ये अच्छी बात नहीं है सर। तो मैंने बोला जाओ, नहीं बुलाता मीटिंग। अगर मैंने मीटिंग नहीं बुलाई, देखो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छा हुई, उन्होंने मीटिंग बुलाई सुओ मोटू,
अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छा नहीं है लेकिन किसी शेयर होल्डर की इच्छा है या शेयर होल्डर्स की इच्छा है जिनके पास 1/10 वोटिंग राइट्स स्लैश पेड अप शेयर कैपिटल का हिस्सा है, वो एप्लीकेशन दें, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करके, यानी कि एप्लीकेशन दे दें, उसके साथ में क्यों बुला रहे हैं वो सब बता दें, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास वो पहुंचेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 21 दिनों के अंदर इसकी कार्यवाही शुरू कर देंगे, प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे टू कंडक्ट अ मीटिंग, और विद इन 45 डेज ये हो जाना चाहिए। ये 21 और 45 दिन कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन। अगर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये मीटिंग बुलाने में असफल रहती है तो फिर क्या होगा? अरे फिर होना क्या है? इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल्स, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल टू कंडक्ट मीट within 45 days from the date of requisition, तो क्या होगा? तो मेंबर्स खुद बुलाएंगे, रिक्विजिशनिस्ट ये क्या करेंगे? मीटिंग को कॉल करेंगे, और ये बिल्कुल वैसे ही तरीका फॉलो करेंगे जैसे कि कंपनी बुलाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाते हैं। उसके लिए डायरेक्टर को बोलेंगे देखो 45 दिन का समय आपके पास था, 45 दिन तक आपने नहीं बुलाया है, अब एक काम करो, शेयर होल्डर की लिस्ट वगैरह हमें दे दो, उनके मेल आईडी हमें दे दो, हम उनको नोटिस भेजते हैं और मीटिंग बुलाते हैं। सरकार ने इनको 3 महीने का समय दिया, आपके पास 3 महीने हैं मेंबर्स, रिक्विजिशनिस्ट आपके पास 3 महीने का समय। ये 3 महीने कहां से होगा भाई? सारी इसमें जितना भी समय है ना वो सब कहां से शुरू होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन। अगर मोटा मोटा बोले ना तो 1.5 महीना सरकार ने कंपनी को दे दिया और 1.5 महीना 45 दिन, मैं ऐसा मान के चलता हूं, हम जनरली से 1.5 महीना कह देते हैं, तो 45 दिन कंपनी को दे दिया। अगर कंपनी से नहीं हुआ तो अगले 45 दिन किनको दे दिए? इनको दे दिए भाई को, रिक्विजिशनिस्ट को, यानी कि एप्लीकेंट्स को दे दिए जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था। लेकिन इनके पास देखो, ध्यान से सुनना, इन जनरल ईजीएम बुलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही हैं, लेकिन इफ दे फेल्स टू कंडक्ट द मीटिंग तो फिर उस सूरत में क्या होगा? फिर ये बुला लेंगे, और मैनर वगैरह सब तरीका कहां, बिजनेस आवर्स यहां कहां होता है, ये बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे बुलाएंगे जैसे कंपनी बुलाती। कंपनी कैसे बुलाती है? बिजनेस आवर्स में होना चाहिए, ओके। पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए, मानी बात। कहां होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा, ओके। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में जगह कम है तो उसी शहर में होगा, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं कर रहे हो तो सेम सिटी टाउन ये हो, वहां पे कर लो, जहां आपकी इच्छा हो कर लो। बिल्कुल वैसे ये लोग मीटिंग बुलाएंगे जैसे कि मीटिंग बुलानी चाहिए। हाँ, 21 डेज क्लियर नोटिस। बात समझ में आ रही है बॉस? अरे कहानी समझ में आ रही है क्या? ठीक है, आप ओके बोले? यस सर, ओके ओके। चलिए, तो ये आपका अपन बात कर रहे हैं क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सेक्शन 100। कौन बुलाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाएंगे, उनकी इच्छा होगी तो वो बुलाएंगे, उनकी इच्छा नहीं है तो किसी ने एप्लीकेशन दिया, किसी ने, मतलब ऐसा कोई भी मेंबर जिसके पास वोटिंग राइट्स हैं, पेड अप शेयर कैपिटल है, उसके कम से कम कितना होना चाहिए? 10%, कम से कम 10% तो उसके पास हो तो अच्छी बात है। उन्होंने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन के साथ बताया कि साहब ये 25 दिन बाद की, हाँ, जब वो एप्लीकेशन देते हैं तो तारीख भी एक प्रपोज डेट दे देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि यार भाई साहब आप इतने दिनों के अंदर मीटिंग बुलवा के दे दो, हमें ये इसके ऊपर बात करनी है, ये मतलब कंपल्सरीली बताना है एजेंडा कि क्यों बुलाना चाहते हो, ओके। अब आगे बढ़े कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास विद इन 21 डेज के अंदर वो स्टेप्स लेंगे कि यार चलो मीटिंग कन्वीन करनी है, और विद इन 45 डेज मीटिंग हो ही जानी चाहिए। लेकिन अगर नहीं होती है किसी भी कारण से
तो फिर क्या किया जाएगा? अच्छा, 45 दिन का समय लॉ ने क्यों दिया होगा? ये मान के दिया होगा यार कि डायरेक्टर्स के पास अचानक से नोटिस आया, डायरेक्टर्स की और भी कुछ बिजीनेस हो सकती है, तो अब वो बोलेंगे यार कि 22 दिन के अंदर मीटिंग करो, 21 दिन के अंदर करो। अरे यार रुको, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इसको निपटा ले, अभी करते हैं अपन, बराबर। तो लॉ ने 45 दिन का समय दिया। कहां से ये 21 दिन 45 दिन कहां से शुरू हो रहे हैं? डेट ऑफ रिक्विजिशन से। अच्छी बात है। अब क्या हुआ, इन्होंने मीटिंग बुला लिया तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं बुलाया है तो फिर इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल टू कंडक्ट मीटिंग, तो फिर पावर्स किसके पास? रिक्विजिशनिस्ट के पास, एप्लीकेंट्स के पास। वो लोग चिट्ठी लिख के बुला लेंगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नहीं हो पाया, कंपनी से नहीं हो पाया, तो कंपनी का ड्यूटी है कि उठा के क्या करो यार, इनको वो सब दो जो ये मांग रहे हैं, लिस्ट वगैरह ये लोग बुला लेंगे। फिर क्या होगा? लेकिन मीटिंग बिल्कुल वैसे ही बुलाना, हाँ बिल्कुल वैसे ही बुलाएंगे। तो रिक्वेस्ट ने, एप्लीकेंट्स ने मीटिंग बुला ली, मीटिंग बुला ली, खर्चा हो गया। इंपॉर्टेंट, मीटिंग का एक्सपेंसेस का क्या होगा? एक्सपेंसेस ऑफ मीटिंग, एक्सपेंसेस ऑफ मीटिंग कौन बॉन्ड करेगा? बॉन्ड बाय कंपनी। यानी कि रीइंबर्समेंट होगा, रीइंबर्स टू रिक्विजिशनिस्ट। और ये जो एक्सपेंस है, सच एक्सपेंसेस, गलती किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है ना, उनको मीटिंग कॉल किया जाना चाहिए, उनको मीटिंग बुलाना था। ये एक्सपेंसेस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, डिफॉल्ट हैं, जिनका डिफॉल्ट है, यानी कि पार्टी इन डिफॉल्ट, डिफॉल्टिंग पार्टी, उसके रिम्यूनरेशन से डिडक्ट कर लिया जाएगा। इतना समझ में आता है? तो ईजीएम का एक पोर्शन इज ओवर। कंपनी एंड लेटर रिकवर फ्रॉम डिफॉल्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बहुत बढ़िया। अब खर्चे, देखो ध्यान से सुनना, यहां पे एक छोटी सी बात है। मान लो कि जो कंपनी की मीटिंग्स हुआ करती थी, मान लो कि जो कंपनी की मीटिंग हुआ करती थी ना, वो कहां हुआ करती थी? कंपनी की छत पे होती थी। छत पे एक बहुत बड़ा सा हॉल था, उस हॉल के अंदर कंपनी की मीटिंग्स हुआ करती थी। अच्छी बात है। कितना खर्चा आता था? खर्चा आता था यार, कितना खर्चा आता था? बहुत ज्यादा नहीं आता था। 10,000 रुपए में एक ईजीएम हो जाती थी। समोसे होते थे, चाय होती थी, बिस्किट होता था, पार्ले जी, इतने में मीटिंग कर देते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं बुलाई तो ये शेयर होल्डर्स ने बोला कि हम बुलाएंगे, तो डायरेक्टर्स से बोला तुम बुला लो। अच्छा आ जाओ, फिर छत खाली है, उनने बोला छत पे क्यों बुलाए, हम तो 3 स्टार होटल में जाएंगे। तो 3 स्टार होटल में चले गए, वहां पे जाके दुनिया भर के सामान, खाना पीना। अच्छा उनको पता है सुबह 10 से 6 बजे तक की मीटिंग होती है, 10 से 5 बजे तक इन्होंने सारा उधर बैठ के टाइम पास किया और 1 घंटे के अंदर सारे रिजोल्यूशन पास कर दिए। जहां पहले 10,000 का खर्चा होता था, अभी 3 स्टार होटल में 4,70,000 रुपए का बिल फट गया। क्या ये बिल कंपनी रीइंबर्स करेगी? यस और नो? क्या ये बिल कंपनी रीइंबर्स करेगी? क्या सवाल है आपसे, छोटा सा सवाल है, आंसर। नो। अरे अभी अपन ने पढ़ा ना कि जो खर्चे हुए हैं, यस, मे बी, नो, नो। यहां पे क्या बोला है कि जितना भी रीजनेबल एक्सपेंसेस, क्या ये रीजनेबल है? अगर ये उधर होटल में जाके खाना पीना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए भाई, अगर एक मीटिंग के लिए 20-25 लोग जाते हैं, 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए का बिल बन जाता है, और कल को वो बहाना बनाते हैं कि हमने तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बोला था कि तुम मीटिंग बुला लो, अब तुमने मीटिंग नहीं बुलाई तो हमें ही बुलानी पड़ी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं सर हमने इनको बोला था कि तुम बुला रहे हो तो आओ छत पे, वहीं पे हमेशा हुआ करती है, तो वहीं आके बना लो। कि नहीं हम तो ये होटल में जाएंगे, वो होटल बहुत बढ़िया। तो वहां पे इन्होंने जाके अननेसेसरीली बहुत सारी चीजें, शॉपिंग तक कर रहा है सर ये बाहर से,
कुछ भी बाहर से मंगवा रहे हैं, होटल को बोल रहे हैं बिल में ऐड कर देना, तो सर ये रीजनेबल एक्सपेंसेस नहीं है। जितना रीजनेबल होता है उतना करो। तो जितना रीजनेबल है वो रिइंबर्स हो जाएगा, और जितना रीजनेबल, जैसे 10,000 है ना, 1 लाख रुपए तक पकड़ के चलते, 10,000 का 50,000 खर्च हो जाता, अपन मान के चलते हाँ यार होता है। लेकिन 10,000 का 4,70,000, 5 लाख रुपए, इसका मतलब है इन्होंने तो प्रॉपर अय्याशी ठोकी वहां पे। तो फिर क्या उस सारे पैसे नहीं, जितना रीजनेबल बनता है उतना रीइंबर्स होगा, और उसके ऊपर का खर्चा उनका जेब का हो जाएगा। लेकिन जितना रीइंबर्स होगा वो सारा पैसा जो पार्टी, डिफॉल्टिंग पार्टी है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनको मीटिंग समय पे कॉल कर लेनी चाहिए थी, उनके रिम्यूनरेशन से काट लिया जाएगा। रिम्यूनरेशन का सेक्शन 197 है, उनको मिलता है, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ उनके रेम्युनरेशन से काट लिया जाएगा। अगर इतना समझ में आता है तो एक छोटी सी बात और है, ईजीएम के अंदर ईजीएम भी खत्म हो जाएगा। सर वहां शरबत भी पीते हैं क्या? अरे बहुत चीज पीते हैं रे यार, शरबत तो क्या है। अच्छा सुनो, क्या ट्रिब्यूनल ईजीएम बुला सकता है? ठीक नहीं आया ना? क्या ट्रिब्यूनल भी ईजीएम बुला सकता है? यस, यस। कहां पढ़ा अपन ने? सेक्शन 98 में पढ़ा। क्या पढ़ा? कि अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी बदमाशियां कर रही है, या फिर अगर ट्रिब्यूनल को कोई एप्लीकेशन देता है, कौन एप्लीकेशन देगा? जिसके पास वोटिंग पावर्स हैं, और ट्रिब्यूनल को लगता है कि मीटिंग डीम्स फिट, यानी कि अगर वो जैसा ठीक समझता है वैसा आदेश देगा, तो वो आदेश दे सकता है कि मीटिंग कॉल की जाए। और अगर ऐसे में मीटिंग कॉल की जाती है तो सिंगल पर्सन कोरम भी वैलिड माना जाएगा। अगर इतना समझ में आता है तो ये खत्म। चलो अब एक, अच्छा अब मुझे लग रहा है कि आप ना बड़ी देर से ऐसे बैठे हो, शांत शांत है, तो आपसे क्वेश्चन पूछू क्या? सेक्शन 96, 97, 98, 99, सेक्शन 100, ये 5 सेक्शंस अपने खत्म हो गए हैं। अब हम अगले सेक्शन पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन। अच्छा मैं ऐसा मान के चलूं आज स्पीड थोड़ी सी अपनी ठीक है, क्योंकि कल अपन ने थोड़ा सा डिटेल में बहुत ज्यादा, हालांकि आज ये डिटेल वाले ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कल हमने बहुत ज्यादा समय ले लिया था। तो मैं ऐसा मान के चलूं आज का स्पीड अच्छा है, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, ज्यादा स्पीड तो नहीं है ना बॉस? स्पीड इज ओके, ये वाली स्पीड चलने देते हैं ना, क्योंकि चीजें भी सब कवर कर रहे हैं अपन। यस सर, स्पीड यस सर, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए अच्छा देखिए, ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। एक कंपनी थी, ध्यान से सुन, एक कंपनी थी, उसने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं की। वो कंपनी बहुत ज्यादा फ्रॉडुलेंट एक्ट में लगी हुई थी, ऐसा ट्रिब्यूनल को लगता है। एक कंपनी थी, कंपनी का नाम था ए लिमिटेड, पेन बदल देते हैं। एक कंपनी थी, कंपनी का नाम क्या था? ए लिमिटेड। ए लिमिटेड क्या करती थी? फ्रॉडुलेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस में लगी हुई थी। और ट्रिब्यूनल को ऐसा लगा कि अगर हमने इस कंपनी को सही समय पर नहीं रोका तो ये कंपनी निपटा डालेगी शेयर होल्डर्स का भविष्य। तो ट्रिब्यूनल ने देखा कि इनकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई कि नहीं हुई, तो उस कंपनी की ये वाली जो साल की वाला कैलेंडर ये ना, अब तक एनुअल जनरल मीटिंग भी नहीं हुई थी, ड्यू डेट भी निकल गई और एजीएम भी नहीं हुआ।
तो ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया, मीटिंग कॉल करो, नहीं तो जोर से डंडा मारूंगा। मीटिंग कॉल करो। उनकी एजीएम नहीं हुई थी तो ट्रिब्यूनल ने क्या किया, एजीएम कॉल करने के लिए आदेश पारित कर दिया कि ओए मीटिंग बुलाओ, तुम्हारी सब शेयर होल्डर को बुलाओ, एनुअल जनरल मीटिंग, उसके अंदर ऑर्डिनरी बिजनेस जो करना है करना, बाकी मैं बात करता हूं कि कौन सा डिसीजन लेने, क्या कर रहे हो तुम सब, मुझे समझ आ रहा है, तुम्हारी मीटिंग बुलाओ, बताता हूं तुमको। ऐसे करके ट्रिब्यूनल ने निर्देश दे दिया, आदेश दे दिया, ऑर्डर्स पास कर दिए, किसको, कंपनी को। मीटिंग हुई, मीटिंग में सिर्फ एक ही मेंबर आया, पर्सनली प्रेजेंट हुआ, और 10 प्रॉक्सी आए। तो एक ही मेंबर पर्सनली प्रेजेंट था, 10 प्रॉक्सी थे। तो कंपनी ने बोला कि सर देखो, कुछ हमारी ये अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि कम से, अगर पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 5, और प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2, यहाँ पर तो कम से कम एक मेंबर पर्सनली प्रेजेंट हुआ है, तो सर कोरम उपस्थित नहीं है, अपन फिर बुलाते हैं। तो ट्रिब्यूनल ने बोला नहीं, आज ही होगी मीटिंग, आज ही होगी, सिंगल पर्सन कोरम, मैं बोलता हूं वैलिड है, मीटिंग करो। कंपनी ने इसको अपोज किया, अपोज्ड बाय कंपनी। कंपनी कह रही है ट्रिब्यूनल का इंटेंशन या कंटेंशन इज रॉन्ग, हम नहीं करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग। सवाल अब आपसे है, क्या कंपनी का कंटेंशन इंटेंशन सही है या ट्रिब्यूनल जो कह रहा है वो सही है? आप किसकी साइड लेते हैं? क्योंकि पूरा जवाब बता नहीं पाएंगे, आपको सिर्फ एक शब्द लिखना है, आप किसकी साइड है। कंपनी सही है कि हाँ हम मीटिंग नहीं करेंगे जी, कोरम ही नहीं उपस्थित हुई, और ट्रिब्यूनल की दादागिरी हम नहीं सहेंगे। वहां पर ट्रिब्यूनल कह रहा है नहीं, मैंने बुला दिया, मैंने कह दिया एक भी कोरम तो एक भी कोरम। छोटा सा सवाल है, आप लोग में से कितने लोग कंपनी के साथ हैं? ट्रिब्यूनल के साथ है, ट्रिब्यूनल के साथ है, ट्रिब्यूनल के साथ है, ट्रिब्यूनल के साथ है, कंपनी रॉन्ग है, ओके गलती है, ट्रिब्यूनल इज राइट, ट्रिब्यूनल इज करेक्ट, ट्रिब्यूनल इज करेक्ट, कंपनी, अरे ग्रीश, ग्रीश, एक ग्रीश, चलो एक कंपनी के साथ, कोई तो कम, हाँ एक और है, मुझे नाम निकल गया, कंपनी के साथ हैं, कंपनी के साथ हैं, ट्रिब्यूनल, 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 ट्रिब्यूनल के आगे कोई बोल नहीं सकता है। ओके 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 ओके, अच्छा सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अच्छा रुको, अरे थांबा थांबा थांबा, रुकिए। किसी का कहना है कि सेक्शन 97 कहता है कि ट्रिब्यूनल के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता, ट्रिब्यूनल ने कह दिया सिंगल मैन कोरम तो सिंगल मैन कोरम, बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं, मुझे क्या पता यार, ये तो क्वेश्चन है। चलो अपन प्रोविजन पे चलते हैं, अपन कहाँ गए प्रोविजन, कहाँ जाने कहाँ गए वो दिन, ये रहे सेक्शन 97, 98, यहां पर आते हैं। यहां 97, एजीएम वाला 97 था कि 98 था? 97। अच्छा ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, कुछ तो छुपा है इसमें। देखो, if any default is made in holding annual general meeting of a company under section 96, the tribunal may, notwithstanding anything contained in this act or articles of the company, on the application of any member of the company, call or direct AGM, ये सब हो गया, जैसे वो डायरेक्शंस देगा वैसे वो, जैसा वो ट्रिब्यूनल थिंक्स एक्सपीडिएंट और ट्रिब्यूनल्स डीम्स फिट, आप लिख सकते हो, प्रोवाइडेड दैट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, प्रोवाइडेड दैट such directions may include a direction that one member of the company present in person or by proxy shall be deemed to constitute a meeting। अगर उसने कह दिया कि एक सिंगल बंदा भी कह देगा तो पिक्चर खत्म हो जाएगी। तो अब मैं वापस पूरा सेक्शन आपके सामने रखने के बाद फिर मैं आपसे आंसर पूछ रहा हूं, कंपनी वालों, आप कंपनी पर हैं या ट्रिब्यूनल पर हैं?
अच्छा ट्रिब्यूनल वालों, मुझे एक बात बताओ, यहां पर सेक्शन 97 में कहां लिखा है कि ट्रिब्यूनल सुओ मोटू एजीएम बुला सकता है, अपनी इच्छा से बुला सकता है, ऐसा कहां लिखा है? गुड्डू भाई, जय जिनेन्द्र, गुड्डू मुझे एक बात बताओ कि इसमें कहां लिखा है कि ट्रिब्यूनल अपनी इच्छा से बुला सकता है? यहां पे लिखा है ट्रिब्यूनल में, यहां क्या लिखा है? ट्रिब्यूनल में आगे लिखा है ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कॉल और डायरेक्ट द कॉलिंग एंड एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। यहां कहां लिखा है कि ट्रिब्यूनल अपनी इच्छा से बुला सकता है? बताओ, फंस गए। सेक्शन 98 में आते हैं, थोड़ा सा सेक्शन 98 में आते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये ईजीएम के लिए, इफ फॉर एनी रीजन, ध्यान से सुनना बॉस, इफ फॉर एनी रीजन इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द कंपनी अदर देन एजीएम, यानी कि ईजीएम की बात कर रहा है, इन एनी मैनर इन विच द मीटिंग ऑफ कंडक्ट कॉल्ड, ये वो सब, तो ट्रिब्यूनल में आइदर सुओ मोटू, यानी कि अगर ट्रिब्यूनल को लगता है अपनी इच्छा से, या फिर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी डायरेक्टर और मेंबर जिसके पास क्या हो, एंटाइटल टू वोट, यानी कि वोटिंग पावर्स हो, या तो वो अपनी इच्छा से ईजीएम बुला सकता है, उसको लगता है गड़बड़ है, या फिर मेंबर्स या डायरेक्टर जिसके पास वोटिंग पावर्स है उसके कॉल पर, उसके एप्लीकेशन पर बुला सकता है ट्रिब्यूनल मीटिंग। यहां पर दो रास्ते हैं। एजीएम में ऐसा बोला है क्या सुओ मोटो? यहाँ पे सुओ मोटो वर्ड दिख रहा है क्या आपको? बट सर जब कंपनी फ्रॉड करती है, अरे जब कंपनी फ्रॉड करती है तो ट्रिब्यूनल को तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना, बट क्या अपन लॉ बनाएंगे कि जो लॉ बना है उसे पढ़ेंगे? आप चीजों को समझने की कोशिश करो। ये तो गलत है ना, हाँ हाँ देखो ना, है तो गलत, अब जो कानून है मानना तो वही है। सेक्शन 97 के अंदर क्या बोला है? ट्रिब्यूनल एजीएम कॉल कर सकता है ऑन एप्लीकेशन, ट्रिब्यूनल एजीएम सुओ मोटू ऐसा नहीं लिखा, ईजीएम के लिए लिखा है ट्रिब्यूनल चाहे तो सुओ मोटू, चाहे तो ऑन एप्लीकेशन, लेकिन एजीएम में ट्रिब्यूनल ऑन एप्लीकेशन। हमारे केस में क्या था, ट्रिब्यूनल को ऐसा लगा, ट्रिब्यूनल को क्या कोई एप्लीकेशन आया नहीं आया, तो क्या ट्रिब्यूनल ने मीटिंग का आदेश देगा, उसका पालन नहीं भी करे तो चलेगा? यस, सेक्शन 97 का उल्लंघन वो खुद कर रहा है। बात समझ में आ रही है? सेक्शन 97 का उल्लंघन ट्रिब्यूनल खुद कर रहा है, तो किसी का कहना है कि फिर ट्रिब्यूनल कुछ नहीं कर पाएगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि यही एक बस सेक्शन है जिसके तहत ट्रिब्यूनल कुछ कर सकता था? और भी रास्ते हैं ना, यहां से रास्ता नहीं दिया लॉ ने, डंडे 17 जगह से बरसाए जाते हैं, वहां से जाकर बात करेंगे। लेकिन सवाल है, क्या यहां पर सेक्शन 97 में सुओ मोटू वर्ड यूज किया? हम बोलेंगे नहीं किया। बेटा 5 नंबर यूं चले जाएंगे आपके। बात समझ में आ रही है? जहां पर आप खेला करते हो ना, वो मैदान इंस्टीट्यूट छोड़कर सवाल वहां से पूछता है जहां से लोग छुप कर मैच देखा करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट साला छुपने वाली जगह घुस के और फिर आप पे अटैक करता है। इस चीज का ख्याल रखना है, छुपा हुआ है सुओ मोटू वर्ड यहाँ पर। कहने को 97 98 एम ही था, लेकिन खेला हो गया यहाँ। कितने लोग को क्लियर है बॉस? अगर ये क्लियर है तो यहां पर जो क्वेश्चन मैक्सिमम, अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है इन दोनों सेक्शन में, तो ये सुओ मोटू वर्ड, मैंने कहा था ना ये इस शब्द के ऊपर गेम बनने वाला। ओके, हम वापस आते हैं अपने उस पेज पे। मैं ऐसा मान के चलूं कि ओके है, मैं आगे बढ़ सकता हूं, है ना? चलो जी, देखो, अब मैं वापस उन बच्चों पे आ रहा हूं जो बच्चे इस बात को लेकर थोड़ा सा डर रहे थे कि साहब हमें लिखना नहीं आता। बेटा आपको लिखना आता है, आपको जवाब में कंफ्यूजन हो जाता है, आप गलत लिख के आते हो, आपको ऐसा लगता है कि नंबर नहीं मिले क्योंकि शायद मुझे लिखना नहीं आता। ज्ञान जरूरी है, ज्ञान, ज्ञान होगा सारे जवाब सही होंगे। कब समझोगे रे आप मेरी बात को? चल, सेक्शन 101 पर आते हैं जी। सेक्शन 101,
नोटिस बहुत छोटा सा सेक्शन है, नोटिस ऑफ मीटिंग। नोटिस ऑफ मीटिंग, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि हम आगे बढ़ रहे हैं ना, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मैं इसका फोटो बना रहा हूं, आप साथ साथ बना लेना, ठीक है? क्योंकि इसके बाद फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। एक क्वेश्चन देखो, आप प्लीज इसको ऐसा मत समझना कि यार क्वेश्चन से समय खराब हो रहा है, क्वेश्चन से ही चीजें समझ में आएंगी आपको, तो क्वेश्चन तो बेटा होगा। और आप ऐसा दिमाग मत लगाना कि यार कितने दिन कितना, मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, कल भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ, 60 घंटे मैक्सिमम है, 50 से 60 घंटे, 60 मैक्सिमम, 1 सेकंड 1 मिनट ऊपर नहीं होगा। लेकिन आप तरीका बस फॉलो करो। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ होता क्या है। 30 नंबर के आपके आते हैं क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम सोच के आते हैं कि यार हमको 25 नंबर तो बड़े आराम से आ जाएंगे। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है कि 30 में से 20 नंबर 22 नंबर, क्योंकि आपका बहुत अच्छा गया, आप बाहर आकर निकले, एग्जाम देकर बाहर आए, तो हमें पता कैसे चलता है कि जो हमने टिक किया वो सही है? हम अपने दोस्त से पूछते हैं, ए 25 का तुमने क्या किया? बी। मैंने भी किया। अंकित तूने क्या किया? बी किया, बी किया, बी किया, बी किया, सबने बी किया, हमें लगता है हमारा ये वाला तो सही हो गया, सबने किया, हमें लगता है सही हो गया, सही हो गया, सबने ट्रिब्यूनल भी तो बोला। बात समझ में आ रही है? तो आप सोच के चल रहे थे कि 20 से 22 नंबर तो मेरे यहां आ जाएंगे और बाकी 25 नंबर अपने वहां आ जाएंगे, 45 से 50 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे। इंस्टीट्यूट ने दिए 6 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में, और 25 नंबर आपको दे दिया कहां, थियरी में। आपको टोटल हो गए 31। अब 31 में आप पता क्या सोच रहे हो, 25 20 तो मेरे वहीं आ गए, मैं लिख नहीं पाया, गलत हुआ मेरे साथ, गलत हुआ मेरे साथ। आपके साथ समस्या ये ऑब्जेक्टिव में भी हो रही है, तो मैं उस चीज को, जैसे जैसे आपका डे 1 पे आ रहा था ना, लिखना नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा, ज्ञान नहीं है ऑब्जेक्टिव। अब अगर अपन ज्ञान भरपूर भर देंगे ना बॉस, 30 में से मजाले इंस्टीट्यूट की कहीं से पूछे हम जवाब देने को तैयार होंगे। 30 में से अगर 22 से 25 नंबर अगर अपने ठोक के निकाल लिए, इसका मतलब आप समझ लो हमारे पास ज्ञान इतना है कि लिख तो अपने आप देंगे, क्योंकि उसमें सही तो आंसर नहीं तो गया। बराबर है क्या? चलो, तो जो मैं क्वेश्चंस पूछूं तो उस क्वेश्चंस को बिल्कुल कोशिश किया करो कि यार कोई तो बात होगी, एवं ही तो नहीं पूछ रहा, ठीक है ना? तो वो ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलता है साथ साथ, ठीक है? अभी तक तो नहीं, डेट शीट आ गई है, हाँ अभी तक तो नहीं, डेट शीट आ गई, क्या चीज पूछ रहे हैं? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी ये बातें चालू हो गई, हाँ ओके। देखें, नोटिस ऑफ मीटिंग, क्लास में आ जाए वापस, नोटिस ऑफ मीटिंग, साथ साथ फोटो बना लेना। सबसे पहली बात लॉ कहता है, सेक्शन 101, लेंथ ऑफ नोटिस, मीटिंग के स्टार्ट होने के कितने दिन पहले नोटिस दिया जाए, इसके लिए बोला है 21 क्लियर डेज या क्लियर 21 डेज। अब यहां क्लियर का क्या मतलब हुआ? क्लियर का मतलब है जिस दिन नोटिस भेजा जाता है उस डेट को काउंट नहीं करते हैं, जिस दिन मीटिंग होने वाली है उस डेट को भी काउंट नहीं करते हैं। जिस दिन मीटिंग होने वाली है, जिस दिन नोटिस भेजा जाता है, इन दोनों दिनों को काउंट नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, इन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 21 डेज का गैप होना चाहिए। अब एक छोटा सा सवाल है, अगर 30 सितंबर को मीटिंग का डेट है तो बताओ बच्चों, बताओ आपको नोटिस कब तक भेज देना है कि 21 दिन का गैप आ जाए? 30 सितंबर को मीटिंग है तो आपको बताना है, सर आप अदर लॉस भी करवा, हाँ जी अदर लॉस भी पूरा करवाऊंगा, पूरा 100 मार्क्स का लूंगा।
30 सितंबर को मीटिंग है, तो नोटिस किस तारीख तक आपको भेज देना है कि ये नोटिस सेक्शन 101 की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाए? 8 सितंबर। किसी का कहना है 8 सितंबर, फिर 8 8 8 8, बहुत बढ़िया भाई। 30 सितंबर वाले डेट को तो गिनेंगे नहीं, यानी कि 29 तक लेंगे, और 29 से लेस 21 दिन पहले चलेंगे तो कितना आता है? 8 सितंबर आता है। तो 8 सितंबर इज करेक्ट आंसर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर नोटिस बाय पोस्ट है तो लॉ क्या बोलता है? 2 डेज एक्स्ट्रा, वही 48 आवर्स। तो फिर क्या हो जाएगा? 21 + 2 डेज। अगर नोटिस बाय पोस्ट है तो क्या होगा? 21 + 2 डेज, यानी कि 48 घंटे का एक्स्ट्रा होता है समय, बराबर। अच्छा, लेकिन अगर नोटिस कैसे भेजा है आपने? ईमेल भेजा है, ईमेल सेंड। अगर नोटिस आपने ईमेल भेजा है, कंपनी को क्या किया है, कंपनी ने आपको क्या किया है? नोटिस मेल भेजा है। मेल भेजा है तो सिर्फ 21 दिन चाहिए, और अगर बाय पोस्ट किया है तो 21 दिन + 48 आवर्स। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ये बेसिक सी चीजें आपको मालूम है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा। अब मुझे एक चीज बताओ, नोटिस किस किस को देना होता है? मेंबर्स को दे दो। कोई मेंबर मर गया है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दो। कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके ऑफिशियल असाइनी को दे दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दो, ऑडिटर्स को दे दो। इनको अपने मीटिंग का नोटिस देना है। मीटिंग में बुलाओ उन लोग को, खत्म। किस किस को देना है? मेंबर्स को देना है। मेंबर मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। मैं लिखता हूं यहां, नोटिस किस किस को देना है? नोटिस टू होम? तो नंबर 1, मेंबर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पर्सन, डिसीज्ड मेंबर, और ऑफिशियल असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट। और किसको देना है? ऑडिटर्स ऑफ कंपनी। और किसको देना है? डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। ऑडिटर्स को दो, डायरेक्टर्स को दो, मेंबर्स को दो। और मेंबर्स मर जाए या दिवालियां हो जाए तो उनके पीछे कौन खड़ा है उसको नोटिस दे दो। इनको अपन ने नोटिस दे देना है। अब अगली बात, एक छोटी सी बात बताओ मुझे कि अगर मान लो कंपनी को कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, जैसे हर हर बार अपन वो एग्जांपल लेते हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट खरीदना है, हमें किसी कंपनी के साथ अमालगमेशन करना है, हमें किसी कंपनी को टेक ओवर करना है, हमें कोई टेंडर फाइल करना है, और टेंडर 10 दिन बाद होने वाला है, 10 दिन बाद लास्ट डेट है उसकी, और डिसीजन लगेगा शेयर होल्डर्स का। और शेयर होल्डर्स यहाँ पे लॉक देता है 21 दिन पहले, कम से कम 21 दिन पहले तो नोटिस भेजो। तो क्या हम ये 10 दिन या 5 दिन के नोटिस पे मीटिंग बुला सकते हैं? तो इसे क्या कहेंगे? क्या शॉर्टर नोटिस पर मीटिंग कॉल की जा सकती है? तो जवाब है यस। क्या शॉर्टर पीरियड नोटिस टू कॉल मीटिंग? तो जवाब है बुला सकते हो। एजीएम है क्या? 95% शेयर होल्डर्स की, जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, उनकी क्या कर लो? रजामंदी ले लो। क्या वो अग्री हैं? तो आप शॉर्टर पीरियड पे मीटिंग बुला सकते हैं। मैं ऐसा मान के चलो आप फोटो साथ साथ बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं तो बना लो। नहीं बना रहे हैं, मैं आपको अभी 1 मिनट का समय दे रहा हूं। यहां से अपन ने स्टार्ट किया है नोटिस, बना लो, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूं आप लोग से। क्वेश्चन पूछने वाला हूँ बॉस मैं आप लोग से। ये फोटो बना लो साथ साथ। इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ बड़ा, ठीक है? कर लो।
क्या 10 दिन की मियाद पे, 8 दिन की मियाद पे, इस पर्टिकुलर टाइम गैप पे, इतना शॉर्टर पीरियड के नोटिस पर मीटिंग बुलाई जा सकती है? तो बिल्कुल बुलाई जा सकती है। तो दो बातें होंगी कि मीटिंग कौन सी बुला रहे हो, एजीएम बुला रहे हैं साहब। अगर एजीएम बुला रहे हो तो 95% आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, वोटिंग राइट्स हैं, क्या वो अग्री हैं? वोटिंग राइट्स जिनके पास 95%, हाँ अग्री, होने कोई आपत्ति नहीं है सर। वो तो चाहते हैं डिसीजन अच्छा, हाँ तो ठीक है, अब बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन, 5 दिन, जैसे आपको ठीक लगता है। सब लगभग 95% का मतलब लगभग सभी एग्री हैं। अच्छा, नहीं साहब, एजीएम नहीं है। अच्छा, एजीएम नहीं है तो एक बात बताओ, कंपनी विद शेयर कैपिटल है या विदाउट शेयर कैपिटल है? सर शेयर कैपिटल नहीं है कंपनी की। हाँ तो फिर एक काम करो ना, 95% वोटिंग राइट्स जिसके पास हैं उनकी सहमति ले लो, रजामंदी ले लो, उनकी कंसेंट ले लो, तो शॉर्टर पीरियड अलाउड। नहीं नहीं सर, कंपनी की शेयर कैपिटल है। अच्छा शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी नंबर ऑफ मेंबर्स जिनके पास 95% शेयर होल्डिंग, वोटिंग राइट्स हैं, इनकी रजामंदी लो। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से एक फोटो बना लो, क्योंकि ये यहां पर क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। एक मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे, मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसके ऊपर। अगर कोई नोटिस में क्वेश्चन बनता है यहाँ, तो यहां से हो सकता है। क्या क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनेगा क्या, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले आप इसको देखो। कोई एक बच्चे का भी कोई एक बच्चा भी लिख लेगा तो मैं ऐसा मान लूंगा कि आप फोटो बना चुके हो। आपको सिर्फ कमेंट में लिखना है डन। डन मतलब आप लिख चुके हो। अरे वाह। ओके ओके चलिए। अच्छा ध्यान से समझना, नोटिस के बारे में। नोटिस को आप सुनना, अभी तक अपन ने धीरे धीरे खत्म किया, अब इसको पूरा थोड़ा सा लेके खत्म करता है। नोटिस ऑफ, अरे यार हाँ गया। नोटिस ऑफ मीटिंग, नोटिस ऑफ मीटिंग सेक्शन 101 कहता है लेंथ ऑफ नोटिस। लेंथ मतलब कितना लंबा होगा, कितना कितना समय का गैप होना चाहिए मीटिंग में और नोटिस भेजने में। तो लॉ ने बोला 21 दिन का गैप होना चाहिए, क्लियर 21 डेज। जिस दिन नोटिस भेजा जाएगा उससे नहीं गिनेंगे, जिस दिन मीटिंग है उससे नहीं गिनेंगे, बीच में 21 दिन। लेकिन अगर नोटिस बाय पोस्ट भेजा है, बाय पोस्ट भेजा है, तो क्या होगा सर, फिर 48 आवर्स अपन पोस्ट के मान के चलते। नहीं अगर मेल भेजा है सर, फिर तो क्लियर 21 डेज बोला ना आपको सर, आपको समझ नहीं आता है यार। पोस्ट है तो 48 आवर्स, अगर मेल से भेजा है तो अच्छा। अच्छा मेल से भेजा है तो यार उसकी क्या रिक्वायरमेंट है सर? उसकी रिक्वायरमेंट एक रूल 18 करके दे रखा है, और उसमें बोला इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी वैलिड है। पहली बात अच्छी बात है। और सर मेल या तो आप टेक्स्ट टाइप कर दो या कागज पे लिख दो, नोटिस बना दो और उसे अटैच करके दे दो, कोई लिंक यूआरएल उसके पास भेज दो, मेंबर के पास, कंपनी की वेबसाइट पे डाल दो, बराबर। और ऐसे ऐसे फॉर्मेट में है जो वो डाउनलोड कर रहा है हो नहीं रहा है उससे, तो उसे तरीका बता दो कि कैसे डाउनलोड होगा। उसे पासवर्ड दे दो, खुल नहीं रहा है तो, मतलब आप पूरा उसकी व्यवस्था करके दो उसको। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में, रूल 18 के अंदर यही सारी कहानियां हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब क्या 21 दिन ही जरूरी है? 10 दिन पे बुलाना, अरे बुला सकते हैं, 10 दिन पे भी बुला सकते हैं, कोई बहुत कौन सी बड़ी बात हो गई। अच्छा 10 दिन पे बुलाना है तो क्या होगा सर, पहले आप बताओ मीटिंग कौन सी है, एजीएम है कि अदर देन एजीएम है? एजीएम हो तो सर 95% वोटिंग राइट्स किसी के पास है, तो वो आके जो है उनकी सहमति आप कंपनी ले लेगी, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा एजीएम नहीं होती, ईजीएम होती तो सर फिर देखेंगे शेयर कैपिटल है कि नहीं है।
शेयर कैपिटल है सर, शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी नंबर ऑफ मेंबर्स जिनके पास 95% और मोर शेयर होल्डिंग है उनकी सहमति चाहिए। अच्छा शेयर कैपिटल नहीं होती सर, फिर वो एजीएम वाला रूल ही है 95% वोटिंग राइट्स हो। तो ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स का मेरे को समझ नहीं आया। एक एक केस लेते ना सर, क्यों चिंता करो सर आप। अच्छा किसको देंगे नोटिस? सर मेंबर को दे दो यार, मेंबर को तो दे देते, वो मर गया लेकिन लखन, अच्छा लखन मर गया, लखन के छोटे को दे दो, उसका बेटा है ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यार बच्चा हुआ था उसका, अच्छा उसकी बीवी को दे दो यार, हाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और रमेश, रमेश तो सर दिवालिया हो गया था, अच्छा तो उसका ऑफिशियल वो असाइनी घूमता रहता है ना मोहल्ले में, फिर संपत्ति बताओ, ये बताओ बताओ, उसको दे दो नोटिस, आने दो उसको भी। और कंपनी के ऑडिटर डायरेक्टर्स को दे दो, आओ बैठो यार चाय पियेंगे पार्ले जी के साथ। पार्ले जी के साथ में चम्मच भी देते हैं, चाय पार्ले जी और चम्मच। चम्मच क्यों दी जाती है? पार्ले जी बात करते करते गिर जाता है चाय में, तो फिर वहां से निकाल के खा लेते हैं। हाँ अच्छा, मान लो एक कंपनी है, ध्यान से सुनना क्योंकि केस पे दो केस बनेंगे। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसकी टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है 50 लाख, मेंबर्स कितने हैं 1000, ठीक है। 50 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल है एक्स लिमिटेड की, इसके 1000 मेंबर्स हैं। 1000 कंपनी एक्स लिमिटेड ने क्या किया, इसने कहा कि साहब हमें एक ईजीएम बुलानी है, और ईजीएम के अंदर क्या होने वाला है कि हम कोई पर्टिकुलर स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करने वाले हैं, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, और ये 10 दिनों के अंदर देना है। जैसे ही बोलेगा 10 दिनों के अंदर, यानी कि शॉर्टर नोटिस। जहां शॉर्टर नोटिस की बात आएगी तो फिर ये प्रोविजन लग जाएंगे। अच्छा फिर हम सहमति लेने की बात करें तो 617 मेंबर्स अग्री हैं, 617 मेंबर्स अग्री हैं, जिनके पास टोटल 45,70,000 के पेड अप शेयर कैपिटल है। तो क्या शॉर्टर पीरियड के नोटिस पर जो मीटिंग बुलाई है वैलिड मानी जाएगी क्या? छोटी सी बात है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है 1000, जिसमें से 617 मेंबर्स एग्री हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टर पीरियड पे आप शॉर्टर पीरियड के नोटिस पर आप मीटिंग बुलाओ। उनके पास टोटल पेडअप शेयर कैपिटल कितनी है? 45,70,000 की पेडअप शेयर कैपिटल है। तो मुझे आप एक बात बताओ कि क्या यहां पर ये इन्होंने सहमति दे दी, तो सहमति देने के बाद क्या ये वैलिड होगी? यस और नो? इंद्रजीत सैनी कहते हैं यस, गुड्डू जैन कहते हैं यस, यस यस। सर आप क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करोगे? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा। यस सर मीटिंग होगी, यस सर यस सर। नो केसर, जो लोग यस कर रहे हैं, ये केसर कृपलानी का आंसर देखिए, ये तो कह रहा है नो। इनका कहना है कि 95% तो 47,000 47,50,000 होता है। अच्छा नो पे आना शुरू हो गया। हाँ ये बात, बेइज्जतियां कराते जाओ बेटा। फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। अगर कंपनी की शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो मेजॉरिटी नंबर ऑफ मेंबर्स जिनके पास 95% और मोर वोटिंग राइट्स हैं उनकी सहमति चाहिए। पेड अप, अच्छा नंबर ऑफ मेंबर्स 617 अग्री हैं, यानी कि ये मेजॉरिटी, मेजॉरिटी तो फुलफिल हो रहा है। 50 लाख का 95% क्या होता है? 47,50,000, जबकि यहां है 45 लाख। बिकॉज प्रिफरेंस शेयर नो वोटिंग राइट, हमने यहाँ पे दिया गया प्रिफरेंस शेयर। यार जबरदस्ती क्वेश्चन बना रहे हो खुद से का, ओ तेरी। अच्छा आपने पीएससी को प्रिफरेंस शेयर कैपिटल समझा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये पेड अप शेयर कैपिटल बोला मैंने, सुना भी तो करो यार। पेड अप शेयर कैपिटल
पेड अप शेयर कैपिटल, ओके ओके, सोनी साहब, सैनी जी, अभी मेरे को समझ आया जी। सैनी, मैंने क्वेश्चन जब बनाया स्टार्ट किया, मैंने लिखा एक्स लिमिटेड की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए है। तो आप शायद उस समय स्किप हो गया होगा सुनने से। पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख है, उसमें 1,000 मेंबर्स फुल हैं, 617 मेंबर कह रहे हैं 10 दिन में बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास 45 लाख का था। आपको क्वेश्चन में 45 लाख इसलिए दिया जाएगा क्योंकि 90% पूरा हो रहा है। तो आपके जहन, आपको याद है 95%, लेकिन कैलकुलेशन आप 90 की कर रहे हो कि 45 लाख से तो ज्यादा हो ही रहा है। ऐसा हुआ ना गलती? देखो, यहां पे आते हैं जरा, ये सेक्शन 10, आ जाना, आ जाना, आ जाना, आओ 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 जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी। हम्म, हाँ, ये देखिए, यहां पे लिखा है, इफ द कंपनी है शेयर, ये नोटिस की बात कर रहे हैं कि भाई यहां से देखें, A जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड आफ्टर गिविंग शॉर्टर नोटिस। तो उसमें लिखा है कि अगर आप एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं तो 95% आपके पास पेड अप शेयर कैपिटल वाले मेंबर्स राजी हो जाए, चलेगा। अगर एजीएम के अलावा कोई और मीटिंग है इन एनी अदर जनरल मीटिंग, तो कंपनी हैज ए शेयर कैपिटल, अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो मेजॉरिटी इन नंबर ऑफ मेंबर्स एंटाइटल टू वोट एंड हु रिप्रेजेंट नॉट लेस देन 95%, यानी कि ये दोनों शर्तें एक साथ जोड़कर वो कह रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर ये दोनों फुलफिल होती है तो चलो, तो मैं ऐसा मान के चलूं कि ये आपकी बेइज्जती तो हो गई है, लेकिन आपको चीज समझ में आई है? यस। तो ये कहानी है आपके शॉर्टर नोटिस की। अगर इतना समझ में आता है तो सेक्शन 101 इज ओवर। आज देखो क्या खींच के खत्म कर रहे हैं अपन, मजा ही आ जा रहा है। बहुत बढ़िया, सेक्शन 102, सेक्शन 10। मैं आपसे ये अपेक्षा रखूंगा कि जो कागज आपको दिए हैं, नोट्स आपको दिए हैं, 20 मिनट बस देना है ध्यान से बॉस, क्योंकि जितना मैं डिस्कशन कर रहा हूं ना, जिन बच्चों ने घर पे जाके नोट्स एक बार गो थ्रू किए होंगे एजीएम के, तो मैं दिखाऊंगा, मेरी आवाज सुनाई दी होगी जब जब आपने उस पर पढ़ा होगा। बस ये हो गया है, समझ लो कि ये आपके ऑब्जेक्टिव तो पूरे पकड़ में आ गए। हाउ टू राइट, मैं हूं आपके साथ। सेक्शन 102 इज व्हाट? explanatory statement to be annexed. Explanatory statement to be annexed. Explanatory statement to be annexed to notice. This is very important also. This is also very important. बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। इतना सा लिख लो, क्योंकि मैं आपको फिर फोटो बनाने को बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा फिर अपन लेट हो जाते, तो आई जस्ट वांट कि आप लिख लें। चलिए सर, ये सेक्शंस याद रखने हैं? किसी बच्चे का सवाल है क्या सेक्शन याद रखने हैं? बिल्कुल भी याद नहीं रखने हैं। सेक्शन अपने आप याद रह जाएंगे। बटन दबाएं, प्रिंट आउट निकलेंगे, चिंता मत कर, आपको याद नहीं रखने हैं, आपको याद रहने वाले हैं, वो सारी चिंता मत कर। लेकिन अगर वो डायरेक्ट वाला आंसर बोलूं तो हाँ यार, याद तो रखना है। देखो, डन, ओके, चलो। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी एनेक्स टू नोटिस। तो एक्सप्लेनेटरी, देखो ध्यान से सुनना, कल हमने एक बात को छुआ था और छू के छोड़ दिया था, और उस छुआ क्या था हमने कि बिजनेस दो तरह के होते हैं। बिजनेस, बिजनेस का मतलब यहां पे व्यापार नहीं था। बिजनेस का मतलब क्या था? मैटर्स टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग। तो बिजनेस दो तरह के होते हैं। एक हमने बात किया था ऑर्डिनरी बिजनेस, और एक किया था हमने बात स्पेशल बिजनेस।
ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ एजीएम में होते हैं, और वो भी सिर्फ 4 होते हैं। उसमें हमने 4 क्या बात किया था? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, नंबर 2, मैं ऐसा मान के चलो साथ साथ लिख रहे हो आप, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। नंबर 2 आपका वो था क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अपॉइंटमेंट इंक्लूड्स रीअपॉइंटमेंट, ऐसा मैंने कहा था तो मैं लिख नहीं रहा हूं, अपॉइंटमेंट स्लैश रीअपॉइंटमेंट ऐसा नहीं लिख रहा हूं। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, और कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अडॉप्शन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये 4 तरह के क्या होते हैं? आपके ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। ईजीएम में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? स्पेशल बिजनेस। अगर आपको याद हो तो कल अपन ने इसके ऊपर हल्की सी चर्चा की है, और जो बच्चे कल का सेशन नहीं देखे हैं तो 1.5 की स्पीड से कल का सेशन देख सकते हैं, एक सवा घंटे में खत्म होगा, इंपॉर्टेंट था, आप उसे खत्म कर सकते हैं। कल हमने चर्चा किया था कि ये 4 जो ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, ये ऑर्डिनरी बिजनेस तभी हैं जब ये एजीएम में कर रहे हैं। अगर इनको अगर अपन सेम काम को उठा के अगर अपन ईजीएम में करेंगे तो स्पेशल बिजनेस। ये कहां पता चलता है? क्योंकि लॉ ने आगे लिखा है कि ईजीएम में जो मर्जी करते हैं वो स्पेशल बिजनेस है। इसका मतलब अगर यही चारों में से कोई काम, अगर यही चारों में से कोई काम एजीएम में नहीं करके ईजीएम में करते हैं तो यही बिजनेस क्या कहलाएंगे? स्पेशल बिजनेस। क्यों? क्योंकि ये ईजीएम में होने वाले हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ एजीएम में होते हैं, ठीक है? क्या एजीएम में सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं? नहीं, इसके अलावा 17 काम करने करो, लेकिन ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ ये 4। और ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस कब? जब एजीएम में किए जाएं। ये ध्यान रखना, यहाँ पे फिसलते हैं आप, कल फिसले थे, आज मैं इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां से। अब स्पेशल बिजनेस, तो लॉ कहता है, सेक्शन 102 कहता है कि भाई ऑर्डिनरी बिजनेस तो ऐसा मानते हैं कि यार ये तो हर साल होता है। अरे चलना क्यों बंद हो गया? ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है? हर साल होता है। लेकिन स्पेशल बिजनेस तो यार कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन के लिए शेयर होल्डर्स को बुलाया जा रहा है, तो सेक्शन 102 कहता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एनेक्स करो along with नोटिस। कौन सा वाला नोटिस? मीटिंग के लिए जो भेजा गया है वो नोटिस। लॉ ने बोला कि साहब यहां पर हम ऑर्डिनरी बिजनेस से 4 होते हैं, इनको छोड़ दो, इनके अलावा अगर कुछ भी करना है ना तो क्या करना होगा कि सर फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कैसे देंगे सर? नोटिस भेज रहे हैं, ध्यान से सुनना, हमने शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजा 21 दिन पहले, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पहले वो नोटिस यानी कि कंपनी सिमरन ने वो सारे कागज तैयार किए होंगे। सिमरन ने कागज तैयार किए कि सर कागज तैयार है, बुला लू मीटिंग, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे रुक रुक रुक, ये 4 तो ऑर्डिनरी बिजनेस है, लेकिन ये 2 मैटर तो अदर देन ऑर्डिनरी है कि हाँ सर ये तो स्पेशल बिजनेस है। तो सिमरन तू सीएस करके आई है, तुझे पता नहीं है क्या स्पेशल बिजनेस के साथ सारी डिटेल्स भी भेजनी पड़ती हैं? ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करके नोटिस के साथ और फिर भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि स्पेशल बिजनेस है, इसकी रिक्वायरमेंट है। सर ऑर्डिनरी में नहीं, नहीं नहीं ऑर्डिनरी में कुछ नहीं देना, लेकिन स्पेशल में यस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट साथ नोटिस के साथ में संलग्न किया जाता है, अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसे जोड़ के भेजा जाता है। अच्छी बात।
तो सिमरन ने पूछा कि सर ये इसके अंदर होगा क्या, इसमें क्या ऐसी बातें लिख के देंगे हम। देख देख सिमरन, ध्यान से समझ। अगर आप क्या करने वाले हो कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो, शेयर होल्डर को बड़ा होता है शक। शेयर होल्डर क्या करते हैं, शक। किस बात पे शक, हम लोग पे शक कि डायरेक्टर्स उनके साथ डील कर रहे हैं, जरूर डायरेक्टर का फायदा होगा, तो हमें बताना पड़ता है हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं क्या उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से, जिस ट्रांजैक्शन के लिए मीटिंग बुलाई जा रही है कि डिसीजन लेना है। बात समझ में आ रही है। मान लो हमारी एक कंपनी है, ध्यान से समझना, अभी ये अब यहाँ पे एक एग्जांपल आने वाला है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसा मान के चलूं कि आप लोग बिजनेस के बाद क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन, ओके चलो। अच्छा मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खराब है ना, मैं बहुत सुंदर लिखूंगा, अब कल से कोशिश करूंगा, है ना, कल से बहुत सुंदर लिखूंगा मैं। चलिए पेन किधर गया यार, हाँ सुनना। हमारी एक कंपनी है और हमारी कंपनी क्या चाहती है कि एक एक पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म से हम रॉ मटेरियल खरीदना चाहते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं। वो पार्टनरशिप फर्म हमें 10,000 रुपए क्विंटल में माल दे रही है, कुछ भी माल समझ लो, 10,000 रुपए क्विंटल में माल दे रही है। एक दूसरी पार्टनरशिप फर्म है या एक दूसरी संस्थान है, उसका कीमत 8,000 रुपए है प्रति क्विंटल, यानी कि 2,000 पर क्विंटल हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उस पार्टनरशिप फर्म को, क्योंकि उनका माल बहुत अच्छा है। एक चाइना का माल होता है, एक जापान का माल होता है, बिल्कुल वैसा उनके बीच में डिफरेंस है। तो हम जब हम शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएंगे तो उनको लिख के देंगे कि यार हमें वहां से माल खरीदना है और इस बार बल्क ऑर्डर है, तो आओ और एक रेजोल्यूशन पास करना है। तो शेयर होल्डर को लिख के भेजना पड़ेगा कि वहां पर 8,000 का मिल रहा है, यहां पर 10,000 का मिल रहा है, और ये मेरे चाचा की दुकान नहीं है। यानी कि डायरेक्टर इंटरेस्टेड है क्या, बताओ। डायरेक्टर का कोई रिलेटिव इंटरेस्टेड है क्या, बताओ। यानी कि किसी का हित तो नहीं जुड़ा। पता चले 8,000 में कोई भी बेच रहा है, अपन अपने चाचा की दुकान से 10,000 में कंपनी के लिए माल खरीद के ला रहे हैं, तो ये 2,000 चाचा को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं। पैसा आपका लग रहा है क्या, नहीं, पैसा तो बेचारे शेयर होल्डर्स का है ना। और ये चाचा के पास जाते हैं, चाचा को बोलते हैं चाचा 2,000 एक्स्ट्रा दिए थे ना, 1,800 रुपए मेरे को दे दो, 200 तुम रखो। तो डायरेक्टर ऐसी गेम खेल सकते हैं। तो लॉ ने कहा जब नोटिस भेजोगे, नोटिस के साथ स्पेशल बिजनेस है तो स्पेशल बिजनेस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बताओ। साहब उसमें क्या क्या बताना है अपने को, उसमें बताना है जी आपको, एक सेकंड आपके सामने, नेचर ऑफ कंसर्न, इंटरेस्ट, फाइनेंशियल अदरवाइज, किसी डायरेक्टर या कंपनी के मैनेजर का उस ट्रांजैक्शन में कोई इंटरेस्ट है क्या। यानी कि मैंने बोला आपका चाचा भतीजा कुछ तो नहीं है, हमारे किसी की मैनेजरल पर्सन का कोई इंटरेस्ट है क्या। मैं मैनेजर हूं, आप डायरेक्टर हो, और सिमरन मान लो की मैनेजर पर्सन है, हम तीनों का डायरेक्टली कोई इंटरेस्ट है नहीं। हमारे भाई बीवी भाभीियों का कोई इंटरेस्ट है, यानी कि द रिलेटिव्स ऑफ पर्सन मेंशन्ड इन अबव, ये बताओ, बड़ी अच्छी बात है। एनी अदर इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स में बी एनेबल मेंबर्स टू अंडरस्टैंड, और कोई भी फैक्ट जो मेंबर्स के लिए समझना जरूरी हो वो सब, यानी कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दो, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उनको दे दो। अब मैं एक केस लेने वाला हूं छोटा सा, इसी पर, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पर ले लू क्या। आप बस मुझे इतना बताओ, क्या आप एक्सचेंज रेशियो समझते हो, तो फिर मैं उस केस को लेता हूं, छोटा सा केस है। एक्सचेंज रेशियो अगर आप समझते हैं तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके चलिए ध्यान से सुनना। मान लो एक बिजनेस है, बिजनेस को बोलते हैं ए। अभी हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ ये मान के चल रहे हैं
कि आप सीए के स्टूडेंट नहीं, आप 12th के स्टूडेंट हैं, बराबर है, तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अच्छा, नहीं हम सीए के ही हैं, ठीक है। एक है बिजनेस है, ये कंपनी नहीं है, कोई दुकान। एक है दुकान बी, बी को ए खरीदना चाहता है। परचेजिंग पार्टी है, पूरे बिजनेस को खरीदना चाहता है। जब किसी का बिजनेस खरीदा जाता है, एक्वायर किया जाता है, तो क्या करते हैं, उसकी वैल्यू निकाली जाती है, उसकी सारी एसेट्स का टोटल किया जाता है, सारी लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर बचती है वही परचेज कंसीडरेशन होता है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, आपको ये पता है। मान लो कि जो बिजनेस बी है, इसकी टोटल एसेट्स का वैल्यू जो है वो 2 करोड़ से 2 CR, इसकी एसेट्स का वैल्यू है 2 CR, और इसकी लाइबिलिटी का वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 50 लाख है। तो बताओ बच्चों, बताओ इसका परचेज कंसीडरेशन कितना निकलेगा। इसकी सारी एसेट्स का वैल्यू है 2 CR और इसकी सारी लाइबिलिटीज का वैल्यू है 50 लाख। तो बताओ इसका पीसी परचेज कंसीडरेशन कितना निकलेगा, 1.50 CR। बहुत बढ़िया, 1.50 1.50 CR। अब जो मिस्टर ए है, ये बिजनेस बी के ऑनर्स को क्या देगा, 1.5 करोड़ रुपए देगा, और दुकान इसकी है ना। अच्छा, अब आगे सुनो, अगर मान लो ये बिजनेस बी के ऑनर्स 5 पार्टनर्स हैं, तो ये 1.5 करोड़ 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा। जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, पार्टनरशिप कहता है कि जब तक कुछ ना कहा जाए बराबर बराबर बांटी जाती है। बहुत अच्छा, तो 1.5 करोड़ यानी कि 30 लाख ईच पार्टनर। हर पार्टनर को कितना मिलेगा, 30 लाख रुपए, 1.5 करोड़ का हिसाब हो जाएगा। अब अगर ये पार्टनर्स जो हैं, ये बिजनेस बी, ये कौन रन कर रहा है, बिजनेस बी जो है किसका है, बी लिमिटेड का है। बिजनेस बी किसका है, बी लिमिटेड का है। बहुत बढ़िया। इसके जो परचेज कंसिडरेशन ए का कितना निकला, 1.50 करोड़। कितना निकला, 1.50 करोड़। बहुत अच्छी बात है। अब मान लो कि बी लिमिटेड है और बी लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने कितने इशू कर रखे हैं, 1 लाख इशू कर रखे हैं। तो कोई मुझे बताएगा इनके शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, इनके शेयर की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक शेयर की कितनी वैल्यू निकलेगी। सारी एसेट्स का हमने टोटल किया, 2 करोड़ रुपए आया। हमने उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी सबको माइनस कर दिया। ये सारा माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 1.5 करोड़ रुपए। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 1 लाख शेयर्स। तो बताओ बच्चों, बताओ इसकी, हाँ 150 रुपए। वेरी गुड। एक शेयर की कीमत कितनी निकल के आ गई, 150 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ कि सिमरन के पास अगर इस कंपनी के 10 शेयर्स हैं, तो सिमरन को टोटल कितने पैसे पहुंचेंगे, 10 शेयर्स इंटू 150 रुपीज, 1500। यानी कि जिस शेयर होल्डर के पास जितने शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 150, उतना पैसा उसको मिलेगा। ऐसा ही होने वाला है। बहुत अच्छे, अच्छा सोचो, जो ए बी लिमिटेड को खरीद रही है वह भी क्या है, ए लिमिटेड है, एक कंपनी। ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने कहा बी लिमिटेड से, हम तुम्हें खरीद रहे हैं, तुम्हारे एक शेयर का औकात कितना, 150 रुपया है। चलो हम हमारे शेयर्स ले लो, लेकिन रुको, पहले हम हमारे शेयर का औकात देख ले कितने का है। देखते हैं। मान लो इनकी टोटल एसेट्स थी 4 CR, इनकी टोटल एसेट्स थी ए लिमिटेड की 4 करोड़ रुपए, और ए लिमिटेड की टोटल लाइबिलिटी थी 1 CR। तो बताओ बच्चों, बताओ इनकी कितनी निकल रही है नेटवर्थ, 3 करोड़। और इनके भी 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, तो इनका शेयर का प्राइस क्या निकलेगा,
वैल्यू क्या निकल रही है, बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। 300 रुपीज, बहुत बढ़िया। और शेयर, इनका शेयर का प्राइस निकल रहा है 300 रुपए। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीदा और बी लिमिटेड का पहले वैल्यू निकाला, इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके शेयर का वैल्यू कितना निकल रहा है, तो 150 रुपए। फिर अपना वैल्यू निकाला 300 रुपए। यानी कि अच्छा एक बात बताओ, अगर हमको सिमरन के का हिसाब करना हो तो सिमरन को अगर कैश देते तो कितना देते, 1500 रुपए। लेकिन अगर ए लिमिटेड के शेयर्स देंगे तो 300 × 5, 5 शेयर्स दे देंगे, काम हो जाएगा। यानी कि इसको, अच्छा इसको 1500 रुपए मिल जाएंगे। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं क्या, सिमरन को अपने 10 शेयर्स के सामने कितने शेयर्स मिले, 5 शेयर्स मिले ए लिमिटेड के। तो सिमरन का हर 2 शेयर के बदले उसे क्या मिला, 1 शेयर मिला। इसे क्या कहेंगे, एक्सचेंज रेशो। इसे क्या कहेंगे, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स। हाँ मैंने ऐसे ऐसे लिखा है, उसके हर 2 शेयर्स के लिए 1 शेयर मिला, तो इसे क्या कहेंगे, एक्सचेंज रेशो। बात समझ में आ रही है, हाँ जी। अब ये इतनी सारी कहानी क्यों, ये आपने कहां पढ़ा है, अमालगमेशन में कहीं तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। फटाफट यस बोलो, अमालगमेशन टॉपिक लिखना है, फटाफट टॉपिक लिखना, टॉपिक लिखना, कहां आपने पढ़ा है, जल्दी से, समय खत्म होने वाला है आपके पास। यस, तो अभी सोचो, अगर हमारी कंपनी किसी कंपनी को खरीद रही है, जल्दी जल्दी पकड़ते हैं, हमारी कंपनी किसी कंपनी को खरीद रही है यानी कि उसे एक्वायर करना चाहती है, तो फिर शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएंगे। तो ये स्पेशल बिजनेस होगा कि ऑर्डिनरी बिजनेस होगा, ये स्पेशल बिजनेस होगा। अब स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हमने लिख दिया कि एक्सचेंज रेशियो 2:1 होगा, यानी कि उनके 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑफ सच कंपनी, जिसको हम खरीद रहे हैं, जिसको हम उठा रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। क्या इतना काफी होगा, या फिर पूरा उसका डिटेल, ये जो मैंने आपको ये कैलकुलेशन बताया, उसकी सारी एसेट्स लायबिलिटीज, पूरी बैलेंस शीट, यस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये एक्सचेंज रेशियो कैसे निकाला, वो सारी डिटेल्स। अरे ऐसे तो सर बहुत सारे पेज, हाँ तो दो, बहुत सारे पेज हैं तो दो, मालिक हैं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, बात समझ में आ रही है। अगर कंपनी ने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं दिया, या फिर आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट डिटेल में नहीं दिया, तो क्या होगा, ओ भाई मीटिंग ही इनवैलिडेट करार दे दी जाएगी, उस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर आप रेजोल्यूशन पास ही नहीं कर सकते। शेयर होल्डर बोलेंगे एडजर्न करो मीटिंग, फिर से एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दो, तब हम बात करेंगे उस पर। एग्जैक्ट फुल डिटेल्स देनी होगी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। हाँ जी नेमिका जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, फुल डिटेल्स देनी होंगी, बराबर है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने लिया। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था कि शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग बुलाई गई, उसके अंदर नोटिस भेजा गया, क्योंकि स्पेशल बिजनेस था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बता दिया कि हम उस कंपनी को खरीदने जा रहे हैं और एक्सचेंज रेशियो इतना होगा, आप आ जाओ बस। इतने शेयर होल्डर ने विरोध कर दिया कि ऐसे थोड़ी होता है, हमको तो मजा ही नहीं आया, हमारे तो समझ ही नहीं आया। तो डायरेक्टर ने बोला हमने तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे दिया। बाकी शेयर होल्डर पहुंच गए वहां पे, पहुंचा तो ये भी था जो ऑब्जेक्शन कर रहा था, तो बाकी लोग ने डिसीजन ले लिया, रिजोल्यूशन पास कर दिया, इसने ऑब्जेक्शन कर दिया, रिजोल्यूशन पास हुआ, मैं नहीं मानता, ये केस लड़ने चला गया, तो कानून इसके साथ खड़ा हो गया। डायरेक्टर्स कह रहे अरे सर आप इसके साथ क्यों खड़े हो, एक्सचेंज रेशियो दिया तो 2:1। ये कानून ने बोला 2:1 क्या है, कि सर एक्सचेंज रेशियो। तो उससे बोला वो क्या होता है, कि सर ये सारी कहानियां होती हैं। नहीं बताओ कहानियां क्या होती हैं, सर हम किसी कंपनी को खरीदते हैं ना, तो उसके शेयर की वैल्यू डिसाइड करते हैं। 1 मिनट रुक जा, बता कैसे डिसाइड करते हैं। अरे सर सारी कैलकुलेशन, हाँ दिखाना कैलकुलेशन देखा।
अरे सर लैपटॉप में, सर ऐसे ऐसे ये सारी कहानी होती है। अच्छा अच्छा, हाँ अब मेरे समझ में आया। सर वो आपको थोड़ा फाइनेंस का ज्ञान नहीं। तो एक बात बता डायरेक्टर, ये जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, क्या तुमने ऐसी शर्त रखी थी कि फाइनेंस का ज्ञान हो तो हमारे मेंबर बनो? पैसे लेने गए थे, रिक्वायरमेंट फुलफिल करो। रिक्वायरमेंट क्या कहती है? ऐसा कोई भी कागज, ऐसी कोई भी डिटेल्स जो जरूरी है शेयर होल्डर्स के लिए, ताकि वो समझ के निर्णय ले पाए, हर वो डिटेल आपको देनी है। एक्सचेंज रेशियो मेरे को ही समझ नहीं आया। वो डायरेक्टर स्टोर अंदर की बात, तुम्हारी कंपनी का मैं भी मेंबर हूं, वो तो मैंने ऑब्जेक्शन करा नहीं, मेरे समझ नहीं आया। बाकी अब आया समझ में जब तूने समझाया, तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है क्या बॉस लोग? यस, यस सुनो। पूरी कुंडली बतानी होगी। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, पूरी कुंडली बतानी होगी। बात है मजाक वाली, लेकिन है बिल्कुल सही, आप कुछ भी गलत नहीं कह रहे हो। अच्छा सुन, सिर्फ अपन को डायरेक्टर्स की उसमें ये नहीं बताना है कि डायरेक्टर्स की मैनेजर पर्सन का कितना इंटरेस्ट है। अच्छा हाँ, इसके साथ में एक चीज और बतानी है। अगर हम किसी कंपनी को, मैं एक मिनट रोकता हूं और मैं आपसे इतना पूछता हूं कि भाई मुझे बताओ, ये जो केस किया अपन ने, क्वेश्चन किया, क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक्सचेंज रेशो दे दिया, ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के लिए ना काफी है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के लिए काफी क्या, ये देखो, ये पॉइंट नंबर बी देखो। एनी अदर इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट that may enable members that may enable members to understand the meaning, scope, implication, etc to take decision thereon, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर शामिल करनी है। अच्छा, अब सोचो कि अगर आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने में उल्लंघन किया, या फिर डायरेक्टर्स का उसमें इंटरेस्ट था, की मैनेजर पर्सन का इंटरेस्ट था, मैनेजर का उसमें इंटरेस्ट था, या उसके रिलेटिव का इंटरेस्ट था, लेकिन उन्होंने वो इंटरेस्ट को छुपाया। यानी कि अगर आपने सेक्शन 102 का उल्लंघन करते हुए ट्रांजैक्शन कर लिया, और कंपनी से इन लोगों ने जितना फायदा कमाया ना, सारा फायदा कंपनी को लौटाना पड़ेगा, एक बार। और दूसरा, जितना फायदा कमाया इसके 5 गुना तक, अगर वो 50, वो 10,000 से ज्यादा है, तो इसके 5 गुना तक जो फायदा इन्होंने कमाया। 10,000 से ज्यादा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर 10,000 से ज्यादा होगा तो 50,000 से ज्यादा होगा, और नीचे लिखा है विच एवर इज हायर, ध्यान से देखो। चलो ये 10,000 छोड़ो, आप गुस्सा हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा। अगर मान लो आपने सेक्शन 102 का उल्लंघन किया, आपने डिस्क्लोज नहीं किए अपने इंटरेस्ट, और आपने इस पे, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे 2 करोड़ रुपए कमा लिए। आपने क्या किया? 2 करोड़ कमा लिए। शेयर होल्डर को पता चला कि ये डायरेक्टर बदमाशी किया, अपनी बीवी, इसकी बीवी कहीं और एमडी थी, वहां पर इसने हमारी कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट करवाया, और 2 करोड़ रुपए इसने बीच में से कमा लिए, इसने हमें बताया भी नहीं। तो 2 करोड़ का 5 गुना, यानी कि कितना हो गया यार, ये 10 करोड़ रुपए उसे पेनल्टी के तौर पर देना पड़ेगा। 2 करोड़ रुपए जो इससे कमा लिया है, वो तो हमें वापस लौटा दे। फिर सरकार डंडा घुमाती घुमाती आएगी, हमारा हिस्सा कहाँ है? तो फिर सरकार को बोलेंगे सर 50,000 की पेनल्टी ले लो, तो सरकार क्या बोलेगी? 50,000 तो कम से कम है, जितना आवाज का 5 गुना निकाल, तो फिर उतना सारा। इसका मतलब ये इतना स्ट्रिक्ट प्रोविजन इसलिए बनाया है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का के नियमों का पालन हो सके। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ अच्छा, एक आखिरी बात इसमें और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप देखो, वापस आता है, अगर मान लो ए लिमिटेड, मैं ए लिमिटेड का डायरेक्टर वगैरह जो भी हूं, मान लो थोड़ी देर के लिए, हमारी कंपनी बी लिमिटेड के साथ कोई भी एक डील कर रही है, कोई भी डील है। अगर हम कोई भी डील कर रहे हैं किसके साथ? किसी बॉडी कॉर्पोरेट, किसी कंपनी के पास, तो एक चीज और देख लो कि अपना डायरेक्टर, मैनेजर या की मैनेजरियल पर्सन जो हैं, इनका इस कंपनी में 2% या इससे ज्यादा शेयर होल्डिंग अगर है, तो हम बी लिमिटेड के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। शेयर होल्डर्स को बता दो, बस डिस्क्लोज करना पड़ेगा।
डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। ध्यान से सुनो, डिस्क्लोजर, अच्छा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? अब मैं सेक्शन 102 को समअप करता हूं, है ना। लॉ ये कह रहा है कि साहब अगर ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस कर रहे हो तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नोटिस के साथ भेजना है। हाँ जी भेज देंगे। सर उसमें क्या बताना है? आपका डायरेक्टर, आपका मैनेजर, आपका की मैनेजर पर्सन, अगर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस ट्रांजैक्शन से सामने वाली पार्टी से अगर वो है, उनका इंटरेस्ट है, बता दो। इनडायरेक्टली मतलब रिलेटिव्स का। नहीं सर वो अगर कंपनी हो, तो कंपनी हो तो उसमें अपन लोग की 2% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो ये भी डिस्क्लोज। सर उनके साथ डील, तो अरे डील कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर दो। क्योंकि अगर आपने बदमाशी करी तो फिर पैनल प्रोविजन तो आ ही जाएंगे पीछे, 5 गुना तक आपका हिसाब किया जाएगा। बराबर है। अच्छा सर और क्या यार, और बस ये ध्यान रख लो कि जो इंफॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट्स, जो एविडेंसेस जरूरी हैं शेयर होल्डर्स के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन उन्हें भेज दो और उन्हें बता दो कि साहब आप आएंगे ना तो ये कागज आपको यहां पर इंस्पेक्शन के लिए मिल जाएंगे, यहां पर आप और डिटेल में देख सकते हैं, बाकी आप आए और मीटिंग अटेंड करें। यानी कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है शेयर होल्डर्स को बुलाने के लिए। अगर इतनी बात समझ में आती है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज ओवर। अच्छा एक छोटी सी बात और नोटिस के साथ, नोटिस 101, छोटी सी बात शायद रह गई थी। नोटिस हमने क्या किया, शेयर होल्डर को नहीं दिया। मान लो क्या हो गया, नोटिस नहीं दिया, उसके पीछे 2 कारण, एक्सीडेंटल हुआ, ओमिशन, या फिर क्या हुआ, डेलिबरेटली किया। अगर गलती से गलती हुई तो लॉ क्या बोलता है, माफी है। लेकिन अगर जानबूझकर गलती करोगे तो माफी नहीं माना जाएगा, पैनल प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे। इतनी छोटी सी बात थी, ध्यान से सुनो। मैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक हिस्सा हूं और हम शेयर होल्डर्स को नोटिस भेज रहे हैं मीटिंग के लिए। बस बेटा 10 मिनट 5 मिनट और खत्म करने वाले हैं। हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नोटिस भेज रहे हैं, सबको सबको मेल कर रहे हैं, सबको मेल कर रहे हैं। एक सुल्तान खान था, तो सुल्तान खान का मेल आईडी हमारे पास नहीं था क्योंकि उसने प्रोवाइड ही नहीं किया। हमारी गलती है क्या? नहीं, तो कंपनी लायबल नहीं। एक दीपक आचार्य है, दीपक आचार्य को हमने मेल भेज दिया यहां से, कल को दीपक आके हमसे लड़ रहा है मेरे तो मेल ही नहीं आ रहे हैं यार, तो हमने बोला सर आपने जो मेल आईडी दिया था यही था। अरे ये तो बंद हो गया, दूसरा चालू हो गया। तो सर आपको अपडेट करके देना चाहिए था ना, आपने अपडेट नहीं करा, तो क्या कंपनी की गलती है? नहीं, कंपनी यहां भी बच गई। तीसरी बात, कंपनी ने मेल कर दिया सुरेश को, सुरेश आके लड़ रहा है मेल ही नहीं आया मेरे पास, नोटिस ही नहीं आया है यार। तो कंपनी ने बोला भेजा हमने, मेल आईडी बताओ। मेल आईडी ये सर इसी मेल आईडी पे भेजा है, इसी मेल आईडी पे भेजा, नहीं पहुंचा। कंपनी ने अपने पार्ट पे तो भेजा, ड्यू टू सम टेक्निकल मिस्टेक्स अगर नहीं पहुंच पाए तो क्या कंपनी लायबल है? नहीं। तो यहां 2-3 ऐसे केसेस है जहां पर कंपनी लायबल नहीं होगी। पगला मत जाना, क्वेश्चन देखकर थोड़ा सादगी से चलना, थोड़ा समझ के चलेंगे तो बड़ी आसानी से चीजें खत्म हो जाएंगी। बात समझ में आती है क्या? यस, ओके। तो आज की डेट में हमने क्या किया, अगला सेशन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए अब मुझे छोड़ना होगा। आज की डेट में हमने क्या किया है, तो आज की डेट में हमने किया है सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग, 97 एजीएम ट्रिब्यूनल बुलाएगा, 98 अदर देन एजीएम ट्रिब्यूनल बुलाएगा, 99 96 97 98 का अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो 99, सेक्शन 100 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, 101 नोटिस, 102 आपका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अगर इतना जितने कागज आपके पास हैं ये सब कंप्लीट हो गया है तो मैं सब मान के चलूं क्या
कि आज जितना किया है उतना आप गो थ्रू करके आएंगे कल। आप इसको एक बार देख के आएंगे और आपको लगने वाला है 20 से 25 मिनट। अगर आपने कल नहीं पढ़ा था तो फिर 20 और 10 30 मिनट आपको लगेंगे। बराबर है? ओके। अच्छा, स्पीड आज का ओके है ना? बहुत आज भी आज स्लो तो नहीं था यार, आज अपन ने अच्छे से थोड़ा सा स्पीड बना के चले हैं। स्पीड इज ओके। चलिए, तो हम फिर इसको आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो। बाकी चर्चा करेंगे हम कल। तो अच्छा, कल से मैं समय 4 बजे का करवा दूं क्या? कल से टाइम 4 बजे का कर दूं क्या? या फिर पोल पोल खेलेंगे ग्रुप पे? कल से 4 बजे का समय कर देते हैं, क्योंकि 4:15 से 6 बजे आज मैंने रोहन सर से स्पेशली बोला कि एक 10 मिनट का टाइम मुझे एक्स्ट्रा दे दो, और कल से मैं 4 बजे का कर दूंगा। तो कल से अपन 4 बजे बैठने वाले हैं। ठीक है? चलिए बॉस, जय श्री कृष्ण। चलते हैं जी। इसको बंद कहाँ से करेंगे? स्ट्रीम